लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूं, जिसके स्टार्टिंग में हमें पोटैटो के बारे में बताया जा रहा होता है कि आलू किस लिए जरूरी होते हैं और इसकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सभी लोग एक एक करके आलू के बारे में बता रहे होते हैं कि पोटैटो ऐसा है वैसा है। लास्ट में पता लगता है कि ये तो असल में उन्होंने अपने पोटैटो को लेकर एड बनाई हुई थी, लैब की प्रमोशन करते थे और यही एड वो गाँव वालों को दिखा रहे होते हैं। वहीं पर हमारी फीमेल लीड मिक्योंग भी बैठी होती है, जो बड़े मजे से ग्लासेस लगाकर बैठी होती है और जैसे उसके बोलने की बारी आती है तो अपने ग्लासेस उतार कर जाने लगती है और कहती है कि मैं माइक भी नहीं लूंगी, क्योंकि उसे पता था कि वो इतना तो ऊंचा बोलती है कि सब तक आवाज वैसे ही पहुंच जाएगी। अब सबके सामने आते साथ ही वो पोटैटो के बारे में बताने लगती है कि पोटैटो बहुत सी वैरायटीज में होता है। वो जैसे ही पहले आलू के बारे में बताने लगती है तो गांव की एक लेडी अंदर से बोलने लगती है कि पिछले साल इस आलू ने पूरी फसल खराब कर दी थी, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करो। ये सुनती वो कहती है कि वो बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में ऐसा ही होता है, पर वो लोग तो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर से वो दूसरी चीज को लेकर बताने लगती है तो वैसे एक पर्सन ऑडियंस में से हाथ खड़ा करता है, जिसे देखते ये सोचने लगती है कि शायद यही इस गांव का इंचार्ज होगा जिसकी सब सुनते होंगे। ये भी उनकी बात सुनने के लिए आगे जाती है और पूछते है कि क्या आपका कोई क्वेश्चन है। तो उसका यही क्वेश्चन होता है कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। अब ये बोलने से पहले चुप होती है और सभी लोग इसे देख रहे होते हैं कि कितने पैसे बोलेगी। ये जैसे ही 900 कहती है तो सभी बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, हमें इससे ज्यादा पैसे चाहिए, 951। वही पर्सन उसे ये बात कह रहा होता है, पर कहती है कि नहीं मैं 921 दूंगी। पर ये लोग उस पर भी नहीं मारे होते, कहते हैं कि जो बाकी कंपनीज वाले हैं वो या तो 940 देते हैं या 950 देते हैं, यहाँ पर कोई भी 920 नहीं देता। तो ये 930 पर आ जाती है उनकी बात सुनकर, पर इनका इतना बजट नहीं होता कि ये इससे भी ऊपर जा पाए। ये तो जब यहाँ तक जा रही होती है तब दूसरे वाले पर्सन की हालत खराब हो रही होती है कि ये इतने पैसे क्यों बोली जा रही है। पर लोगों के ना मानने पर वो फिर 940 पर भी आ जाती है, पर वो लोग 940 पर भी नहीं मानते, जिसके बाद तो ये पैसे बढ़ाना बंद कर देती और अपना सामान लेकर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब इसे बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रहा होता और गुस्से को देखते हुए उसका जो कलीग जो उसके साथ आया हुआ था वो इसे स्टिकर लगाने लगता। तो कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं स्मोकिंग छोड़ रही हूँ तो मैं पागल हो रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी वो नो स्मोकिंग वाला साइन उसके फोरहेड पर लगा देता है। अब वो तो लगा कर चला गया, तो उसके जाने के बाद ये फोरहेड से उतार कर नेक पर लगा लेती है। फिर हमें हमारा मेल लीड मेको दिखाया जाता है, जो टेस्ट ऑफ हैविंग सोनियो फूड पहुंचता है और उस नेम को देखने के बाद वह अंदर की तरफ जाने लगता है, जबकि सोनियो फूड इंस्टीट्यूट के लैब रिसर्चर दिखाया जाता है, जो सभी साथ में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। साथ में वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और साथ में वो अपने पोटैटो को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि गाँव के लोग तो अब इतने पैसा में मानते ही नहीं है। तो दूसरा कहने लगता है कि आखिर उनकी एक चीज काफी ज्यादा फेमस हो गई थी तो वो कैसे मान सकते हैं। और यहाँ सोनिया फूड का सीईओ दिखाया जाता है, जो एक पर्सन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है। अभी इन लोगों में बात कंप्लीट होती से पहले वहाँ बेको पहुंच जाता है, जो वन हान रिटेल से होता है और आते साथ कहता है कि 10 मिनट बाद मुझे जो भी बातें सुनानी होगी आप लोग सुना लेना, पर उससे पहले आप लोगों को मेरी बातें सुननी होगी। वो उन लोगों को इन्वेस्टर की असल हकीकत उनके सामने रख देता है कि इसका कोरियन और रियल नेम ये है और ये कोई फॉरेन पर्सन नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि ये कहाँ पर पैदा हुआ और कोरिया में कहाँ पर रहता रहा है। ये बस लोगों के साथ स्कैम करता है, इसने बहुत सी कंपनीज के साथ स्कैम किया है और जिस कंपनी में भी इसने इन्वेस्ट किया वो बैंकरप्ट हो गई है। आप लोग भी अपना सोच लो, क्या आप लोग सच में इसके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। वो सबूतों के साथ उन लोगों को चीज दिखाता है, फाइल्स वगैरह दिखाकर कि ये देखो इसने किस किस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो वो आगे से अपने आप को क्लियर करने लगता है और अभी भी उसकी इंग्लिश नहीं जा रही होती, बल्कि इंग्लिश में कह रहा होता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, असल में मैं बहुत ज्यादा काइंड हूँ ना, तो लोगों की कंपनीज में इन्वेस्ट करता रहा, तो अब वो बैंकरप्ट हो या जो भी मर्जी हो अब उसे मेरा क्या लेना देना है। वो तो इस बात को अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहा होता और सोनिया फूड के सीईओ को भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो बेको के सामने शर्मिंदा हो या क्या करे, क्योंकि बेको ने पहले से ही उन लोगों की कंपनी में इन्वेस्ट करने का बोला हुआ था, पर वो लोग इसकी इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना चाहते थे, इसलिए सीईओ तो दूसरी तरफ ही अपना फेस कर लेता और ये वापस से सीईओ के पास आके कहता है कि आप सोच ले कि अब आपको क्या करना है, पर मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई और ऑप्शन है, बस मेरे पास आने का एक ऑप्शन बाकी है आपके पास। रिसर्च टीम का एक मेंबर दिखाया जाता है जिन्हें कॉल आती है और कॉल से ये पता लगता है कि हमारी रिसर्च लैब और वुनहाई रिटेल दोनों साथ हो चुके हैं। ये सुनते ही उन लोगों के गाने रुके थे और बिल्कुल सब सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और जो कुछ भी मिक्योंग के साथ वहाँ पर हुआ था उसके बाद तो मिक्योंग तो उस कंपनी को ना देखना चाहती थी ना उसका नाम सुनना चाहती थी। इसी कंपनी की तरफ से इसे एक टैलेंट अवार्ड भी मिला था, जिसे इसने पाँव मार मार कर उस फेम को भी तोड़ दिया था, क्योंकि उस जगह से और उसके नाम से इतनी नफरत इसे हो चुकी थी। अब सभी लोगों को वुनहाई रिटेल अच्छी नहीं लगती होती, इसलिए अपनी अपनी सोचों में डूबे होते हैं। और इधर बेको दिखाया जाता है जो अपना जाने लगता है, तो एक लड़की से उसका सामना होता है जो उसे रोककर कहने लगती है कि चेयरमैन आजकल तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं, जब हमने ड्रग स्टोर का सोचा था तो तब तुमने टॉप 3 कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज ही ले ली थी, और जब हमने F&B पर फोकस करने का सोचा तो तुमने टॉप पोटैटो चिप कंपनी के साथ ही काम करने का सोच लिया। वह तुम्हारी क्या बात है, चलो इस चीज को सेलिब्रेट करते ना। तो ये फौरन से मना कर देता, कहता है कि ये तो मेरी जॉब है और सेलिब्रेट करना मुझे सब फजूल लगता है। ये कहकर उसने उनके मुंह पर साफ मना कर दिया था, पर वैसे एक साइड से शोर आने लगता है तो ये लोग भी उसी साइड को देखने के लिए चले जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पता लगता है कि यहाँ लड़ने के लिए वो पर्सन पहुंच
पंचा हुआ था जिसको बेकू ने कंपनी से निकाल दिया था और बेकू को पता भी नहीं होता कि ये कौन है। तो दूसरे वाला बताता है कि ये असल में वह जिसे निकाला गया है और उस पर्सन को भी आवाज देकर बोलता है कि तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। वो भी बेकू को देखते साथ ही और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और इन लोगों से अपने आप को छुड़वाकर ऊपर पहुंच जाता है और बेकू को भी रोक लेता और बेकू भी खड़े होकर बस इसे देख रहा होता है। वो जैसे बेकू की तरफ अटैक करने लगता है सभी परेशान होते हैं कि कहीं बेकू को लग ना जाए, पर वो भी इसके लिए डोर ओपन कर देता और वैसे ही ये अटैक करते हुए भागते हुए उसी जगह अंदर पहुंच जाता। अंदर जाकर जब गिरा होता तो ये भी डोर लॉक करके इसके पास आ गया था और कहने लगता है कि मिस्टर चू आपको काम डाउन होना चाहिए। और बाकी सब जो बाहर होते हैं वो परेशान हो रहे होते हैं कि डोर क्यों लॉक हो गया है। अब मिस्टर बेकू का क्या होगा, वो तो बिल्कुल पागल हुआ है, वो तो कुछ भी कर सकता है उनके साथ। पर बेकू थोड़ी ना किसी से काम था, वो हाथ का भी यूज नहीं करता बल्कि बातों का ही ऐसा यूज करता है जिससे मिस्टर चू उसे कुछ भी नहीं कह पा रहे होते। बल्कि जब भी मारने लगते हैं तो बेकू कहता है कि तुम्हें पता है मुझे मारने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। जो भी इंश्योरेंस वगैरह और जो भी कुछ है वो तुम्हें ही मेरा भरना होगा। तो कहता है कि पैसों का मसला नहीं है, बस तुम्हें मारना है। तो वह कहता है कि अच्छा पैसों का मसला नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें जो पैसे देने पड़ेंगे वो 2 मिलियन से भी ऊपर होंगे। ये सुनते उसके हाथ उठ जाते और मुंह खुले का खुला रह जाता है और फिर से वो कुछ बोलने लगता है, उसे वापस से मारने लगता है। तो ये उसे याद करवाता है कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी बल्कि सबको तुमसे दूर कर दिया जाएगा और अगर तुम्हें मेरे पैसे उतारने पड़ेंगे तो कोई 135 साल तो तुम्हें जॉब ही करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि 135 साल तुम्हारी उम्र होगी, 100 हो जाए बड़ी बात है। क्या तुम इतना टाइम जॉब कर सकते हो, फिर तुम्हारे ऊपर से इतना कर्जा उतरेगा। और जहाँ तक बात निकालने की वो भी मैं तुम्हें वजह बता देता हूँ। जैसे ही उसकी एक एक वजह बताने लगता है तो ये सुनते ही वो क्या लगता है कि मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है और वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है। और फिर कहता है कि मेरी गलती क्या थी, मैंने यहाँ पर अपनी जान लगाकर काम किया पर मुझे आगे से क्या मिला। बेको भी उसकी बात सुनने लग जाता और ये लोग जो अभी भी डोर ओपन करने की ट्राई कर रहे होते हैं पर वैसे दूसरी तरफ से भागते हुए एक लड़का मास्टर की लेकर आ गया था। उस मास्टर की को पकड़ते ही डोर को अनलॉक कर लिया जाता और अंदर पहुँचते ही देखते हैं कि यहाँ बेको को मार नहीं पड़ी बल्कि बेको से मिस्टर चू को मार पड़ी होती है। ये देखते हुए लड़की कहती है कि मुझे तो याद ही नहीं था कि मिस्टर बेकू स्पेशल फोर्स में हुआ करते थे। अब सिक्योरिटी वाले मिस्टर चू को पकड़ कर लेकर जाने लगते पर वो जाते जाते भी कह रहा होता है कि तुम लोग भी फायर होने से बचोगे नहीं बल्कि सबको फायर कर देगा। ये सब लोग उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करते और बेकू जब जा रहा होता है तो वो अपने फ्रेंड से ये कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, पर उसका जाते जाते भी एक क्वेश्चन होता है कि आप इतनी रात में कहाँ पर जा रहे हो, पर वो नहीं बताता। और टेस्ट ऑफ हेमन सोनिया फूड पहुंच जाता है और उनके नेम में एक अल्फाबेट की चेंजिंग करने के बाद स्माइल कर रहा होता है देखकर। और मीक्योंग दिखाई जाती है जो घर की तरफ आ रही होती है। सबसे पहले वो रास्ते में डॉग को प्यार करती है और फिर जैसे ही घर पर पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड ओंगजू उसके लिए फुल माहौल बनाकर बैठी होती है। कहती है कि एलिजाबेथ हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ये कहते हुए उसे ड्रिंक देती है। कहती है कि उस लड़के ने तुम्हें ये ड्रिंक दी है। वो भी उसे बताने लगता है कि ये नॉन अल्कोहलिक है। ये सुनते ही वो स्मेल करती है और पता लग जाता है कि ये तो असल में टी है। तो दोनों से कहने लगती है कि तुम लोग टी को अल्कोहल बनाकर पी रहे हो, तुम लोगों ने ऐसी कौन सी मूवी देख ली है। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है पर वो दोनों उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी सोने के लिए कैसे जा रही हो, तुम्हारी कंपनी की हालत देखी है। ये सुनते ही फौरन से रोकती और उन लोगों से भी रुकने का बोलकर लाइट्स वगैरह ऑन कर देती और पूछती है कि तुम लोगों को मेरी कंपनी की हालत का कैसे पता, मैंने तो ये बात किसी को भी नहीं बताई। ये सुनते दोनों चुप हो जाते हैं क्योंकि दोनों को पता होता है कि अब वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। उंजू तो पकड़कर दूसरे पर इल्जाम लगा देती है कि इसने वहाँ के स्टॉक्स लिए थे। ये सुनते पर कहता है कि उंजू, वो कहती है कि और क्या मैं करूँ, मुझे तो अभी बताना होगा ना। तो ये बताती है कि इसने उस कंपनी के स्टॉक लिए। तो ये भी बात को चेंज करते हुए कहता है कि मैंने उस कंपनी के स्टॉक इसलिए लिए क्योंकि मेरी प्यारी बहन तुम्हें तो पता है ना, मैं जिस कंपनी के भी स्टॉक लेता हूँ वो बेचारी नीचे की तरफ चली जाती है। तो मैं भी इस कंपनी का बुरा चाहता था इसलिए स्टॉक ले लिया। आखिर है तो मेरे लिए वो राइवल कंपनी ना। मीक्योंग का कहने को तो बहुत कुछ दिल कर रहा होता है पर कहती कुछ नहीं और कहती है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि तुमसे बहस करूं। और सोफे पर जाकर बैठ जाती है और साथ ही उसकी फ्रेंड भी आकर बैठ गई थी और उसे कहती है कि अब तुम आगे क्या करोगी। वो भी से ये पूछता है कि अब तुम आगे क्या करने वाली। दोनों आपस में फिर बात करने लगते हैं कि ये कंपनी छोड़ देगी। दूसरा कहता है कि नहीं, ये कंपनी कैसे छोड़ सकती, आखिर इसने इतनी मेहनत किया, इतना टाइम दिया इस कंपनी को, उन लोगों के लिए कंपनी थोड़ी न छोड़ेगी। अभी तो इन्हें ये भी पता नहीं होता है कि उस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद इनके पास रिसर्च लैब भी रहेगी या नहीं रहेगी। अभी लोगों से तंग आकर ये वहाँ से उठकर अपने रूम में आ जाती है और दिखाया जाता है कि इनकी इंचार्ज ने बताया था कि हमारी रिसर्च लैब को भी शायद खत्म कर दिया जाएगा। अब ये सुनकर तो ये लोग और भी परेशान हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा, कि हमें भी निकाल दिया जाएगा। अब ऐसे ही रात में अपनी साइकिल निकालती है जो इसका एक छोटा सा पोटैटो फार्म होता है वहाँ पर पहुँचाती है और कहती है कि जो मर्जी हो पर मैं अपने पोटैटो को अपना नेम दूंगी, जो मेरे बाद अपना नाम बनाएंगे। ये कहकर अपने काम पर लग जाती है और यहाँ बेखूबी भी अपना काम लगा होता है कि उसे कंपनी में क्या चीज रखनी और क्या चीज नहीं रखनी। अब रिसर्च लैब को लेकर वो सोच में होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और ये लोग भी रिसर्च टीम की पूरी टीम रंग बिरंगे चूजे बनकर सेल पहुँच गए थे वनों की कंपनी के लिए। अब एक एक करके सभी जाने के लिए कार से निकलने लगते हैं सबके बारे में और सबका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होता है। फुल एटीट्यूड के साथ अभी जा रहे होते हैं। वैसे उन्हें पीछे से आवाज दी जाती है कि आप लोग कार यहाँ पर लगा कर नहीं जा सकते। अब वैसे इन्हें कार पार्किंग में लगानी पड़ती है जहाँ गराज से ये लोग फुल एटीट्यूड में कंपनी में पहुंच जाते हैं। आप कंपनी को देखते ही कहने लगते हैं कि ये तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा और इस कंपनी की नेटवर्थ तो 8 ट्रिलियन होती है। जो सुनते ही ये बहुत ज्यादा शौक होते हैं और
वैसे ही इनके पास HR की असिस्टेंट मैनेजर आती है, जो इन लोगों को ऐसी हालत में देखकर कहती है कि तुम लोग मुझे लगता है काफी टाइम बाद सियोल में आए हो। तो दूसरी कहती है कि नहीं, मैं अभी लास्ट वीक की शादी के लिए आई थी सियोल में। ये सुनने के बाद पहले तो चुप हो जाती है और फिर अपना इंट्रोडक्शन करवाती और बताती है कि आप लोग मुझे फॉलो करो। ये कहकर उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगती, उन लोगों को ठीक से हेलो भी नहीं करने देती। जहाँ पर उन्हें लाया जाता है वहाँ पर उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है और कहा जाता है कि एक पोटैटो को रिसर्च लैब और लैब की जरूरत ही क्या है। अब ये सुनते ही मिग्योंग को तो गुस्सा आ जाता है। वो तो बताने लगती है कि पोटैटो को खाना और फ्राई करना ही सिर्फ काम नहीं होता, वो किचन में काम किए जाते हैं रिसर्च टीम में, उसके बारे में पता लगवाया जाता है। वो काफी ज्यादा जोर से बातें कर रही होती तो दूसरी वाली उसे बताती है कि तुम्हारे नेल गंदे हैं। नेल गंदे देखते ही जल्दी से हो जाती है कि मैंने तो हाथ धोए थे, नेल क्यों गंदे हैं, शायद मैं हाथ धोना भूल गई होंगी। अभी लोगों से बोला जाता है कि आप लोगों की एक पिक बनाई जाएगी, तो वो कहते हैं कि हमारी ID पिक ले लेना, पर उसे बोला जाता है कि नहीं, अभी की अभी आपकी पिक बनेगी। अब ये लोग पिक बनवाने के लिए तो आ जाते हैं, पर बड़े गुस्से में पिक बनवा रहे होते हैं। वो तो एक बार इनसे ये भी कहती है कि प्लीज अपने फेस एक्सप्रेशन तो ठीक करें, पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं देखता ही ऐसे हूँ। दूसरी वाली भी काफी ज्यादा गुस्से में अजीब सी पिक बनवाती है और ये जब अच्छी पिक बनवाने लगती है तो वैसे ही जो पर्सन दूसरा लड़का वहाँ पर खड़ा होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ पर पहले जॉब की थी ना और इतने साल जॉब की, तभी मैं कहूँ कि तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो। तो वो कहती है कि मेरी फेस लुक ही ऐसी है कि कोई भी मुझे भूल नहीं पाता। अब इस बात के बाद उसे गुस्सा आ चुका था, इसलिए अच्छी वाली पिक नहीं बनवाती बल्कि ये भी गुस्से वाले फेस की पिक बनवाती है। अभी जब पोटैटो लैब दिखाई जाती है जिसके बाहर बेकू पहुंच जाता है। अब बेकू को देखकर जो लैब के अंदर से पर्सन बाहर निकलता है कॉल पर बात करते हुए, वो इसे आवाज देकर पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। और यहाँ जो रिसर्च टीम पूरी की पूरी पहुंची हुई थी उन लोगों को भी पता लग जाता है कि वुनहान से कोई एक पर्सन इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है। ये सुनते सभी वहाँ से भागने की करते हैं, यहाँ तक कि इनकी आईडी यहाँ पर नहीं मानी जा रही होती, इसलिए उन्हें वहाँ ऊपर से कूदना पड़ रहा होता और एक तो बेचारा हाफ में रह जाता और कुछ ज्यादा ही बुरा अपने साथ करवा लेता है। लड़कियों को अपने साथ वहाँ से जंप करवाया जाता और एक मिग्योंग जो पीछे रह जाती है वो तो नीचे से आने लगती है, पर वैसे ही कार लग जाता है और वो ओपन होता है तो ये खड़े होने का सोचती है और बाकी सब लोग वहाँ से जा चुके थे, पर जैसे खड़े होने लगते हैं तो इसको मिस्टर पार्क नजर आ जाते हैं, जो मैं भी इसका एक्स बॉयफ्रेंड था। मिस्टर पार्क को देखते ही ये फौरन से अपना फेस छुपाने लगते हैं। मिस्टर पार्क भी गुजरने तो लगता है, पर इसे इस तरह लेटे देखकर पूछता है कि आप ठीक तो हैं, पर ये हाथ के साइन से ही बताती है कि मैं ठीक हूँ। पर फिर भी मिस्टर पार्क जाते हुए कहता है कि इस लड़की की हेल्प करना, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही ये वहाँ से उठकर जाने लगती और इसका लैब रिसर्च को ले इसको इसके पूरे नाम से बुलाता और कहता है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। इसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरा फुल नेम क्यों हमेशा लेता है, पर फिर भी उसके जाने के बाद जब जाने लगती है तो वैसे मिस्टर पार्क वापिस आ जाता और इसको इसके नाम से बुलाकर रोक लेता। अब ये भी शौक होकर रुकी तो होती है और इसकी तरफ भी देखने लगती, दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि बस रो देंगे, इसलिए ये अपने आंखों पे ग्लासेस लगा लेती है। और जैसे मिस्टर पार्क का कोलीग पीछे से आता है तो ये भी उसको मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। अब वो भी पूछने लगता है कि क्या मिस्टर पार्क आप इसे जानते हैं, तो मिस्टर पार्क उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और फिर बताता है कि हम असल में स्कूल में साथ थे और इसका मैं हमेशा मुसीबतों से बाहर निकालता था। इस तरह की बातें करते हुए जा रहा होता है, पर वैसे मिस्टर पार्क को ये होता है कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, इसलिए भागते हुए पहले तो रिसेप्शन पहुंचता है और उसके बारे में पूछने लगता है, पर फिर सोचता है कि मुझे बाहर जाकर इसे खुद देखना चाहिए। किम जो भागते हुए कमरे से बाहर आ रहा होता है, पर कहीं पर भी वो लोग उसे नजर नहीं आ रहे होते। ये देखकर वहीं पर रुक जाता है कि अब उसके जाने का कोई फायदा नहीं है। जबकि मिग्योंग दिखाई जाती है जो कार के पास आ जाती और सब लोगों के बैठने के बाद वो भी अंदर बैठ जाती और सनग्लासेस भी उतार देती है, जबकि उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। अब सभी पोटैटो लैब पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचते ही भागकर देखने के लिए जाने लगते हैं कि उनकी लैब में सर्वे के लिए कौन आया हुआ है, पर जैसे ही वो लोग बेकू को देखते हैं तो उसे देखते के देखते रह जाते हैं कि क्या ये कोई एक्टर है, इतना प्यारा कोई इंसान कैसे हो सकता है। अभी बेकू को देखकर ये सोच ही रहे होते हैं तो बेकू भी उनके ड्रॉ में पड़ी चीज का पूछ लेता है कि क्या तुम लोग ये टी पीते हो, तो ये लोग फौरन से कहते हैं कि नहीं हम नहीं पीते। तो देखकर कहता है कि तभी ये चीजें एक्सपायर होने वाली हैं और सारी की सारी पड़ी पी हुई हैं, किसी ने लगता है इसको हाथ भी नहीं लगाया। फिर आलू की बकेट्स के ऊपर से गुजरकर और भी चीजों को देख रहा होता है। ये चीज देखकर मिग्योंग को तो गुस्सा आ रहा होता है, कहते हैं कि आपको कम से कम बता कर तो आना चाहिए। तो कहती है कि अगर आप किसी जगह को देखने के लिए जा रहे हो तो वहाँ जाने से पहले कभी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह तो वो अपनी जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे, तो देखने का क्या फायदा। ये कहते हुए उसके पास भी आता और उसके पास आकर उसके कार्ड से देख लेता है कि वो असिस्टेंट मैनेजर मिग्योंग है। और फिर कहता है कि मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दिया, चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा नेम बेकू है और मैं वुनहान से आया हूँ, जहाँ पर मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अब बेकू के जाने का टाइम हो जाता है और जो भी यहाँ के डायरेक्टर्स वगैरह या सीनियर होते हैं वो उसे गुड बाय कर रहे होते हैं और ये तीनों लड़कियाँ ऊपर से खड़े होकर बेकू को देख रही होती है। मिग्योंग को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में उसे जाते हुए देखकर कहने लगती है कि काश कोई तुम्हारे सर पर मारे। ये बात उसकी एक पार्ट सुन लेती है और वैसे बेकू को मारने के लिए पहुंच गई थी। पहले तो बेकू के बिल्कुल ऊपर
से गुजर जाती और फिर बेकू जब अपना जा रहा होता है तो वो बेकू को पीछे से आकर सर पर मारने लग जाती है। बेकू से काफी बचने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ तक कि कार में बैठने की ट्राई कर रहा होता है, पर वो तो बस उसे सर पर मारी जा रही होती है और मौका भी नहीं दे रही होती वहाँ से भागने का, इसलिए वो वहाँ से दूसरी तरफ भागने लग जाता है। और हमें बर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये बर्ड कोई और नहीं थे बल्कि इसको तो एक दफा मिंगयोंग ने ही बचाया था और ये मिंगयोंग के कहने पर ही किसी को भी मारने के लिए पहुंच जाती है। अब मिंगयोंग जैसे देखती है कि बेकू को बर्ड और बेकू वहाँ से भाग रहा है, उसे कुछ पता नहीं होता कि वो किस तरफ भाग रहा है, बस उसे उस बर्ड से बचना था इसलिए भागी जा रहा होता है। ये देखकर मिंगयोंग भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, पर आगे जाकर बेकू गोल गोल होते हुए गिरा होता है। अब जैसे जैसे वो गिरा होता है मिंगयोंग देख रही होती है और आवाज देकर जो आगे वर्कर्स जमीनों पर काम कर रही होते उन्हें कहती है कि इसे किसी तरह पकड़े। वो भी बेकू को अपनी तरफ आते हुए देखकर जल्दी से उसके सामने जो भी कुछ उनके पास होता है वो लगा के खड़ी हो जाती है और बेकू फाइनली वो उनके पास आकर रुक जाता है और बेकू की हालत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही होती है, इसलिए फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। पर हॉस्पिटल में उसे कुछ पट्टियां वगैरह लग जाती है और कहा जाता है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अगर फिर भी आपको कुछ भी हो तो आप हॉस्पिटल आकर चेक करवा सकते हैं। मिंगयोंग उसे देखकर कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि काफी कोई बड़ी न्यूज बनेगी, पर तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसे बर्ड को लेकर बताने लगते हैं, तभी वो ये बोलने वाली होती है कि वो बर्ड तो मेरी बात मानती है जब मैं उसे मारने का बोलूं, और वहीं पर चुप हो जाती है कि ये तो मैं अपनी पोल खोल रही हूँ। और उसे याद आ जाता है कि उसने ही कहा था कि काशिश के सर पर कोई मारे। फिर कहने लगती है कि आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो आपको बाद में हॉस्पिटल भी लेकर आई हूँ। तो वो भी इसकी बात से कहता है कि थैंक यू, तो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। अभी वो अपनी लैब को लेकर उसे बात करने लगती है कि हमारी लैब को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें पता नहीं है पोटैटो का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उसमें कितनी चीजों की रिसर्च होनी जरूरी होती और उसमें कितनी स्टडी होती है और कितना हार्ड वर्क होता है। तो वो कहता है कि हाँ, आज मुझे जाने के बाद पता लगा है कि मारो का 2001 वर्जन आ चुका है, मतलब उससे पहले 2000 वर्जन बन चुके हैं। और उसे देखने पर यह भी पता लगा कि हर एक पिछले वाले से डिफरेंट है, मतलब बहुत अच्छे से उस पर स्टडी की गई है। तो मैं इसके बारे में सोच लूंगा कि लैब का क्या करना क्या नहीं करना। अगर लैब का कोई फायदा ना हुआ तो लैब को तो खत्म ही करना होगा ना। बाकी आपको अपनी टीम के साथ काम पर फोकस करना चाहिए, इन चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए कहकर वो मिंगयोंग को वहाँ से भेज देता है। अब मिंगयोंग जैसे ही घर आते हैं तो डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं और अपनी फ्रेंड होंगजू की तो एक भी बात नहीं सुनती। वो भी देखकर कहने लगती है कि कितना रूड बिहेव करके गई है, और ये अपने रूम में आने के बाद भी बस इसी बारे में सोची होती है कि पहले वो कंपनी वाले को पता लगा कि मैं यहाँ पर 5-6 साल पहले जॉब करती रही हूँ, और फिर जब मैं उस कंपनी से गुजर रही थी तो कुछ कोलिग्स वगैरह भी मुझे ऐसे नजर आए जो मुझे पहचानते थे। इस तरह मैं कितने लोगों की पहचान में आती रहूंगी। यही चीज बस उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है। और होंगजू जैसे इसके पास आती है तो ये होंगजू के सामने फुट फुट कर रोने लग जाती है और कह रही होती है कि मैं डरती हूँ कि लोग मुझे पहचानेंगे और फिर से सब वो चीजें मेरे सामने आएगी जिन्हें मैं छोड़ कर आई थी। और ये भी बताते हैं कि आज मैंने किन को देखा और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है। और देखो मैं कहा हूँ, मैं वहीं की वहीं हूँ, मैं पोटैटो लैब में इतने टाइम से काम कर रही हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। और देखो उसका मेरे जाने के बाद भी कुछ ना बिगड़ा। अभी हमें बताया नहीं जाता है कि ऐसा क्या हुआ था कीमोरिस में और कंपनी के साथ इसका क्या इशू हुआ था जिसकी वजह से इसे उस जगह को छोड़ना पड़ा था। होंगजू बस उसे देख रही होती है, फिर उसके कंधे पर सर रख लेती है और उसको हंसाने के लिए अपनी नॉवल बुक की बातें स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो एक राइटर भी होती है और नॉवेल्स लिखती होती है। वही झूठी कहानियों से सुना रही होती है जिसे सुनकर ये हमेशा हंस देती और अभी के लिए उसने अपना मुंह छुपाया होता है, पर इसकी बातों की वजह से वो हंस तो रही थी, इसलिए ये भी इसका मुंह छुपा नहीं रहने देती और भी ज्यादा गुदगुदी करके इसको हंसा रही होती है। बेको दिखाया जाता है जो अपना जा रहा होता था, अभी उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क किसी की कॉल आती है। वो इससे कॉल पे कुछ कहता तो ये कहता है कि दोबारा बताना। और वैसे ही मिंगयोंग दिखाई जाती है जो घर पर आती है तो घर पर काफी सफाइयां जारी होती है। ये देखकर पूछने लगती है कि ऐसा क्या होने वाला है घर पर जो इतनी तुम लोग दोनों सफाइयां कर रहे हो। होंगजू बताती है कि हमारा गेस्ट आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा गेस्ट हमसे सेटिस्फाई होकर जाए और इस जगह को रहने के लिए रेंट पर ले ले। उनकी ये बात सुनने के बाद उन्हें गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही काम के लिए पहुँचती वहाँ पर पहुँचने पर पता लगता है कि पोटैटो लैब के चीफ को निकाल दिया गया है जो अपना सामान वगैरह पैक कर रहे होते हैं। कहते हैं कि आज मेरा लास्ट डे है। मिंगयोंग तो उनकी ये बात सुनने के बाद कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। वो तो जैसे किसी गहरी सोच में चली जाती है कि अगर चीफ को निकाल दिया गया है तो हमें भी एक एक करके निकाल दिया जाएगा, ये क्या बात हुई। पर चीफ इस बात पर ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि कहते हैं कि मुझे तो एक ना एक दिन जाना था, अच्छी बात है, मैं जल्दी जा रहा हूँ। अब चीफ के जाने के बाद यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आने वाला था जिस पर मिंगयोंग को पहले से ही गुस्सा होता है, पर खैर वो लोग क्या ही कर सकते थे। अब चीफ भी चला जाता है उनके सामने से और बाहर आने पर पता लगता है कि उनकी इस लैब का नेम भी चेंज कर दिया गया था और उस बोर्ड को हटाकर न्यू बोर्ड लगा दिया गया था जिसका नेम पोटैटो लैब होता है। और उसे गुस्सा आ रहा होता है बेक्यू के साथ, जो बातें उसने की होती है वो उसे याद आ रही होती है कि मैंने उसे बोला था कि तुमने लैब के साथ कुछ भी नहीं करना, पर भी उसे लैब का नेम तक चेंज कर दिया। वो सब कुछ क्या अपना बनाना चाहता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ तक कि गुस्से में खाना खा रही होती है, गुस्से में ब्रश कर रही होती है, सब कुछ गुस्से में कर रही होती है। यहाँ तक कि आज तो स्मोकिंग करने के लिए भी पहुंच गई थी। होंगजू देख रही होती कि क्या ये लॉकर को ओपन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बट वो एक बार होंगजू को देखने के बाद लॉकर को ओपन करने लग जाती, अपनी पूरी जान लगा देती और फाइनली सिगरेट लेकर नीचे पहुंच गई थी। और जैसे सिगरेट पीने लगती है वैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये पिल्लो पकड़ के अपना सारा गुस्सा उस पिल्लो पर निकाल रही होती है। मार मार कर ये कह रही होती है कि वनहान कंपनी बहुत ही ज्यादा घटिया है, मैं इस चीज से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही, मैं इस चीज से मूव ऑन करना
करना चाहती हूँ। जैसे बारिश में वहीं पर बैठ जाती है वैसे उसे एक पाँव नजर आते हैं। उसे तो यही होता है कि उसका भाई होगा, इसलिए कहने लगती है कि मेरे पास से चले जाओ वरना मैं ये भी नहीं सोचूंगी कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। इस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में तुम्हारी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर वो इसका भाई नहीं होता बल्कि बेको होता है। कहने लगता है कि सॉरी मैं वुनहान में काम करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर के फौरन से जैसे उसकी तरफ देखते हैं तो वो अम्ब्रेला पकड़े इसके सामने खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वैसे पीछे की तरफ गिर जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब ये बारिश में भीगने के बाद और उससे अपने सामने देखने के बाद इन दोनों से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं कि तुम लोगों ने अगर किसी को गेस्ट हाउस देना ही था तो इसको क्यों दिया? तुम लोगों को वुनहान का ही पर्सन मिला गेस्ट हाउस देने के लिए। अब क्या मुझे उसको 24 घंटे देखना पड़ेगा? मैं तो उसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। और अपने भाई पर आ जाती है कि तुमने ये गेस्ट हाउस उसे कैसे दे दिया। तो वो पहले तो उसके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा होता तो मिंगयोंग भी कह देती है कि 10 सेकंड के अंदर तुम मेरे घर से तबाह हो जाओ, यहाँ तुम्हारी शक्ल न नजर आए। ये कहकर काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है, पर वो काउंटडाउन के चलते हुए डर रहा होता और फिर अपनी बात उसके सामने रख देता है कि जब ये पर्सन आया मुझे नहीं पता था कि ये वुनहान का है। बहुत ही अच्छा और पागल से अमीर शख्स लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इसको ही गेस्ट हाउस दिया जाए। पर जब उसके साथ बातें की तो पता लगा कि ये वुनहान का है। पर इतने अच्छे गेस्ट को मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था? अब कस्टमर को थोड़ी ना हाथ से जाने दिया जाता है। अंजू भी इस बात को संभालते हुए कहती है कि देखो गेस्ट हाउस इतने टाइम से किसी ने भी नहीं लिया था तो अच्छा है ना, हमारे पास एक कस्टमर आ गया तो अब तुम भी उसे बर्दाश्त कर लो ना। अब मिंगयोंग ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ तक कि उसके घर के भाई भी पहुंचा आते और नॉक करने के बाद उसे बाहर बुलाती है। पहले तो बड़े स्टाइल से उसका वेलकम करी होती है, वो भी उसको थैंक्स कहता है। फिर यहाँ के उसको रूल समझाने लगती है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, और खास तौर पर ये कहती है कि हमें अपनी प्राइवेट लाइफ और जॉब लाइफ को डिफरेंट रखना होगा। यहाँ पर तुम मेरे कोई डायरेक्टर नहीं होगे और ना ही मैं तुम्हारी कोई एम्प्लॉय होंगी, बल्कि एक काम से शहरी होंगे जो बस एक दूसरे को जानते हैं। तो वो इस बात पर भी ओके कह देता है और जैसे जाने लगता है तो वो इसे अभी भी नहीं जाने दे रही होती, इसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही होती। तो ये भी इसके सर को देखते हुए कहता है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो वो कहती है कि हाँ पूछो। तो पूछता है कि ये तुम्हारे सर पर क्या है? तो ये फौरन से जब उतार कर देखती है तो कहती है कि हाँ ये मैंने लगाना ये मेरा ही है, जबकि ये चीज उसकी होती भी नहीं है बल्कि पता नहीं कहाँ से इसके सर पर आई हुई थी। तो वो भी हंस के कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये कहकर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है कि ये मेरे सर पर कब आई। अब जैसे वापस आते तो अंजू इसका पहले से वेट कर रही होती और इसके सामने इसके हाई स्कूल से लेकर पूरे टाइम के इसके क्रश इसके सामने रख देती और बताती है कि जिस लड़के के नाम के लास्ट में भी हुआ आता है तुम्हें उस लड़के पर क्रश होता है और वो हमेशा प्यारा होता है। और अब बेकू के लास्ट में भी हुआ आता है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्रश होने वाला है, देखना तुम्हें इससे भी प्यार हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी, कभी इससे प्यार नहीं होगा और अपनी नॉवल की बातें तुम अपने पास रखो ना, मुझ पर मत जोड़ो। अंजू कहती है कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, देखना तुम्हें इससे प्यार होगा। अब ये अंजू की बात पर गौर करने लगती है और कहती है कि जिस लड़के के नेम के लास्ट में भी हुआ था और वो पर्सनैलिटी में भी प्यारा होता है। और इतनी बार मैं ऐसे लड़कों से रिजेक्ट हो चुकी हूँ अपने हाई स्कूल के टाइम में। और काफी ज्यादा सीरियस होकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे सर पर कभी कुछ लगा था बचपन में? ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा उसकी बातों पर हंस रही होती है। अंजू भी वहाँ से उठकर बाहर तो आ जाती है, पर बाहर आकर कहती है कि देखना इसको प्यार होगा और वो भी एपिसोड 2 के लास्ट तक। अब ये अंजू के जाने के बाद अंजू कई नॉवेल्स देखने लगती है और अंजू उसको वही वाला नॉवल देकर गई थी जो ऑल टाइम इसका फेवरेट था और उस नॉवल का नेम हैंडसम डायरेक्टर होता है और ये भी तो डायरेक्टर था। अंजू यही तो कह रही थी कि तुम्हें भी इस डायरेक्टर से प्यार हो जाएगा जिस तरह तुम्हें इस नॉवल से प्यार है। बट ये चीज अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, जबकि हमें पार्क से ही दिखाया जाता है जिसने विजिटर्स की लिस्ट मंगवा ली थी और विजिटर की लिस्ट में उसे मिंगयोंग का भी नेम मिल जाता है और फिर से उसे मिंगयोंग याद आने लगती है। मिंगयोंग दिखाई जाती है जो हेडोंग के साथ होती है, उसके साथ जब पोटैटो लैब आती है तो वो लोग एक प्यारी सी कार को देखते हैं पर उस कार को इग्नोर करते हुए अपने अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सभी टीम के लोग आपस में बातें करने लगे होते हैं। अब सभी जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी उनकी एक सीनियर बेको को लेकर बात करने लगती है कि उसका तो वुनहान में निक नेम था, वो भी ATH। ये सुनते ही फौरन से मिंगयोंग पूछती है कि क्या? तो वो बताती है कि इसका मतलब ऑल टॉक फ्रॉम हेल है। वो सिर्फ बातों की मार मारता है और कुछ भी नहीं करता, कभी भी रूड नहीं हुआ बल्कि बहुत ही ज्यादा काम रहता है और अच्छे से बात करता है अगले पर्सन से और अगला पर्सन वो बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके वर्ड्स को सह नहीं पाता। सभी काफी ज्यादा गौर से इस बात को सुन रहे होते हैं। तभी उनका एक सीनियर कहता है कि चलो खाने के लिए चलते हैं। सभी पीछे पीछे चलने लगते हैं खाने के लिए। तभी वो लोग चीफ के ऑफिस के बाहर से गुजरने लगते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो उनके ऑफिस में, इसलिए सभी उल्टे पांव वापस आते हैं अंदर देखने के लिए और अंदर देखने पर उन्हें बेकू नजर आता है जिसको चीफ की जगह पर यहाँ पर भेजा गया था। ये सभी बेकू को देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि एक लड़की तो उसकी वीडियो भी बना रही होती कि कोई इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। बेकू भी उन लोगों को देखने के बाद उनसे पहले हेलो करता और फिर अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए चीफ आया हूँ और मेरा नेम बेकू है। अब वो भी कैफे में खाने के लिए आया होता है और सभी वर्कर्स वगैरह भी उसके सामने खाने के लिए बैठे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं खाते हुए। अब कैफे वाला स्पेशल बेकू के लिए मीट लेकर आता है पर बेकू मना कर देता है कि मैं मीट नहीं खाता। ये सुनते वो फौरन से कहता है कि क्या आप वेजिटेरियन हो और वो वाली डिश बाकी सब लोगों के सामने कर देता और बाकी सब उससे खाने लग जाते हैं और बेकू बस उनके सामने बैठकर वेजिटेबल ही खा रहा होता है। एक सीनियर को ये हो रहा होता है कि वो बेकू से पूछे कि वो मैरिड है या नहीं है या सिंगल है या नहीं है। पहले वो उससे मैरिड होने का पूछता है तो वो बताता है कि नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ। तो वो उसे सिंगल होने का पूछता है तो वो बताता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। तो उसे पूछा
जाता है कि कब तक सिंगल रहने वाले हो, तो वो कहता है कि काफी टाइम तक सिंगल रहना चाहता हूँ, अभी मेरा मिंगल होने का कोई इरादा नहीं है। वैसे वहाँ पर विलेज की वही लेडीज भी आ जाती जिन्होंने बेकू को बचाया था। वो बेकू को देखते उसके पास आते और पूछती है कि तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके होगे, तुम्हारे कोई खबर ही ना मिली। वो तो अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा होता है पर वो तो उसे मारकर ही नीचे बिठा देती और अपनी बस बातों में लगी होती। बेचारा बेकू तो उनकी शक्लों को देख रहा होता है कि ये मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। अब वो बात ऐसी करती है कि बेकू का ना भी मुंह से बाहर आ जाता है। वो जल्दी से नैपकिन देती है और वैसे दूसरी वाले कहती है इससे तो तुम पाँव साफ कर रही थी ना। ये सुनते ही बेकू उसकी तरफ देखने लग जाता है तो वह कहती है कि कैसे देख रहे हो, मजाक कर रही थी, क्या हो गया है। जिस तरह वो बेकू को तंग कर रही थी ये देख देख कर मी जोंग को तो बड़ा मजा आ रहा होता है। वो तो इस सारे सीन को बड़ा एंजॉय कर रही थी। अब पोटैटो लैब से जैसे ही बेकू जब बाहर आता है तो मी जोंग को स्मोकिंग करते देखकर कहता है कि तुम यहाँ लैब के बाहर बैठकर स्मोकिंग नहीं कर सकती हो। तो वो उसे कहते हैं कि ये मैं स्मोकिंग नहीं कर रही बल्कि वे पी रही हूँ स्मोकिंग की आदत को हटाने के लिए। और फिर से वो लैब को लेकर बेकू से बात करने लगती है और बेकू को धमकियां लगा रही होती है। बेकू कहता है कि धमकियां वहाँ लगाई जाती जहाँ पर पता होता है कि आपकी धमकियों का असर हो जाएगा या अगर वैसा काम ना किया गया तो तुम कुछ कर पाओगे पर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। क्या ज्यादा से ज्यादा रिजाइन कर दोगी या 2 दिन बातें सुना दोगी और तो कुछ नहीं कर सकती है ना। ये बात कहकर उसने मी जोंग को चुप करवा दिया था। अब जैसे ही वो अपनी कार की तरफ जाता तो देखता है कि उसके दोनों तरफ चीजें लगी हुई थी और वो कार में नहीं बैठ सकता था। और यही चीज तो मी जोंग चाहती थी। उसे स्पेशल अपने ट्रक को उसके कार के साथ लगाया था ताकि वो अपनी कार को ना निकाल पाए। पर ये भी 2025 था, उसने भी कार भी ऐसी ली थी जो रिमोट कंट्रोल थी। कार के रिमोट को चूज करते हुए वो कार को वहाँ से बगैर किसी ड्राइवर के निकाल लेता है, जिसे देखकर तो मी जोंग देखती रह जाती है कि बगैर ड्राइवर के कार कैसे बाहर निकला है। और ये भी कार को निकालने के बाद कहता है कि बच्चे ये 2025 है, न्यू सेंचुरी का टाइम चल रहा और तुम अभी तक पुरानी चीज में फंसी हुई हो। ये कहकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता और उसके जाने के बाद इसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता और ये साइड मिरर से सब कुछ देख रहा होता है कि किस तरह वो इस पर गुस्सा निकाल रही है। पार्क सीजी दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है और उसके ऑफिस में मिस योन आती है। मिस योन जिस तरह उसके ऑफिस में बगैर परमिशन के आती है तो ये फौरन से मिस योन को कहता है कि अब हम फैमिली नहीं है जो आप इस तरह आ सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ उनके के साथ तुम्हारा डिवोर्स चल रहा है ना, पर याद आया डिवोर्स भी तुम्हारा सीक्रेट है तो कह सकते हैं कि अब हम फैमिली नहीं है बल्कि कुछ भी नहीं है। अब पार्क उसके सामने आकर बैठ जाता है तो ये पूछने लगती है कि बेक्सो का क्या किया, उसको कहाँ पर भेज दिया। तो वो बताता है कि उसको पोटैटो लैब भेज दिया, वो भी कुछ टाइम के लिए वहाँ पर असाइन किया है। तो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बेकू के साथ कुछ भी ठीक नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड मेंबर को ही वहाँ पर भेज दिया जाए। अगर चीफ नहीं है वहाँ पर किसी और को भी तो भेजा जा सकता था ना, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी वापस लेकर आओ। तुम्हें भी पता है कि चेयरवुमन तुमसे ज्यादा उसे पसंद करती है। तो कहते हैं कि यही तो वजह है जो मैंने उसको वहाँ पर भेजा है। और मैं भी सुन रहा हूँ कि लोग चेयरमैन को लेकर और मिस्टर बेक्सू को लेकर बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि चेयरमैन उस बच्चे का कुछ चल रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा या उसका तो कुछ चल रहा है ना, जिस तरह तुम उसके ऑफिस में जाती और फिर खाने के लिए या ड्रिंक के लिए अपने साथ लेकर जाने का बोलती हो। मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीजें देखकर लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं और कुछ तो ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता। उसकी बातों को सुनने के बाद मिस योन वहाँ से गुस्से से चली जाती है और बेक्सू दिखा जाता है जिसे चेयरवुमन की कॉल आती है। चेयरवुमन उसे कहती है कि तुम वहाँ उस लैब में क्या कर रहे हो, बल्कि अगर तुम एक बार बोलोगे कि लैब को बंद कर दिया जाए या उसे खत्म कर दिया जाए तो हम फौरन से वो काम कर देंगे, बस तुम्हारे एक इशारे की देर है। तो ये कहता है कि नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि पोटैटो लैब से कुछ फायदा होता भी है या नहीं होता। जैसे मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि क्या करना है। वो इससे मिलने आने को भी बोरी होती तो ये कहता है कि जी मैं जरूर मिलने के लिए आऊंगा और फिर वापस अपने काम पर लग जाता है। जो वो मिंगयोंग की इंफॉर्मेशन निकाल कर बैठा होता है और उसको अच्छे से देख रहा होता है। और तब मिंगयोंग दिखाई जाती है जो मस्त सबके लिए कॉफी बनाती है और विलेज वाले लोगों के लिए लेकर जाती है। वो तो उस कॉफी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर उसकी गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी कार का पूछते हैं कि बड़ी प्यारी सी कार है, कौन तुम्हारे कोई गेस्ट आया हुआ है। अब यहाँ से तो इसका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। पहले अपनी आंखों में आंसू लेकर आती है और फिर अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि मेरे घर पर वही चीफ रह रहा है जो पिछले वाले चीफ को निकाल कर उसकी जगह पर आया हुआ है और मैं नहीं चाहती कि वो सुकून से रहे। इस तरह की इमोशनल बातें करने के बाद विलेजर्स को अपनी बातों में ले आई थी और उन्हें अपनी साइड पर कर लेती है। वो लोग भी बेक्सू से मिलने के लिए जाने लगते हैं और ये भी अपनी साइकिल लेकर उनके पीछे जाने लगती है। अब बेक्सू जो पहले से ही गेस्ट हाउस से बाहर होता है वो इतने लोगों को आते हुए देखकर खड़ा हो जाता है देखने के लिए कि ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहे हैं। मिंगयोंग का भाई भी और उसकी फ्रेंड भी उन लोगों को आते हुए देख रही होती है। अब विलेज के लोग डायरेक्ट बेकू के पास आते हैं और उससे आकर कहते हैं कि तुम चीफ की जगह पर आए हो, उसे निकाल कर। तो वह कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आया हूँ, फिर मैं यहाँ से भी चला जाऊंगा। ये सारे तमाशे को मिंगयोंग बड़े मजे से देख रही होती है लॉलीपॉप खाते हुए। बेकू भी उसे देख लेता है और फिर विलेजर्स से बातें करने लगता है। विलेजर्स जो यहाँ के रूलर से बताते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है उसे पैसे देने होते हैं यहाँ पर रहने के, क्योंकि यहाँ पर आने वाले को हम कुछ टाइम का नहीं कहते बल्कि उसको यहाँ का आम शहरी कहते हैं। पर ये साफ इनकार कर देता है कि मैं आप लोगों को कोई भी पैसे नहीं दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो आप लोग क्या कर लोगे। पहले तो वो लोग चुप कर जाते हैं, फिर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये भी अपने लॉयर का कार्ड उन्हें देते हुए कहता है कि आप लोग मेरे वकील से बात कर सकते हो, वही आप लोगों से इस चीज को लेकर बात करेगा। ये कहकर वहाँ से बहुत ज्यादा कूल बनकर चला जाता है। ये चीज देखकर अंशु तो बिल्कुल उससे
डिप्रेस हो जाती है। मिंगयोंग तो देखने लगती है कि जो चीज वो करना चाहती थी वो तो वो कर ही नहीं पाई। यहाँ तक कि उसका भाई तो सर पकड़ के बैठा होता है कि वो मेरे घर पर आ रहा तो मुझे उसका साथ देना चाहिए था, पर मैंने वहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मिंगयोंग अपनी गलती को एक्सेप्ट तो करती है, पर कहती है कि इसमें थोड़ा सा हाथ मेरा था और इसी वजह से मैं उसे सॉरी करने के लिए चली जाती तो उसके लिए खाना लेकर जाती है, पर नॉक नहीं कर पा रही होती, इसकी हिम्मत नहीं हो रही होती उसके डोर पर नॉक करने की। और जैसे ये वहाँ से जाने लगती है वैसे ही बेको खुद ही बाहर आ जाता है, तो ये बेको को देखकर हाई करती है। तो बेको कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे लिए दरवाजा खुद ही खोल देना चाहिए जो 8 मिनट से बाहर वेट कर रही है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे फिर इतना वेट क्यों करवाया, पहले क्यों नहीं खोलने के लिए आए। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे सॉरी करने के लिए आई हो। तो ये फौरन से उसके सामने खाना करते हुए कहती है कि हाँ मैं तुमसे सॉरी करने के लिए आई हूँ, तुम भी उन लोगों को पैसे दे देते ना, इस तरह विलेज वाले लोगों के साथ बात क्यों खराब कर रहे हो। ये कहते हुए उसका अकाउंट नंबर मांगती है कि मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, वही पैसे तुम उन्हें दे देना, वो खुद ही शर्मिंदा होकर तुम्हें पैसे वापस कर देंगे। तो ये फौरन से कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए और ना ही मैं उन लोगों को ये पैसे देने वाला हूँ, मैं किसी भी इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और ना ही आना चाहता हूँ। ये उसे कहती है कि तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा, फिर ना कहना कि तुमने उस टाइम पर ये पैसे क्यों नहीं दिए थे। तो वो कहता है कि मैं अपने सोलो को चेंज नहीं करता, मैं कभी भी ऐसी चीजों में नहीं आता, ये कहकर चला जाता है। अब ऐसे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि ये काम के लिए अपनी कार से जा रहा होता है, पर जैसे ही जिस रोड से गुजरने लगता है उस रोड पर पहले से ही विलेजर्स बैठे होते हैं जैसे कि आने का वेट कर रहे होते हैं। ये जैसे ही उससे बात करने के लिए कार से बाहर निकलता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि तुम इस रोड से नहीं गुजर सकते हो। तो वो कहते हैं कि रोड रोड होता है, मैं इस रोड से क्यों नहीं गुजर सकता। वो लोग इसे मैप दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई रोड ही नहीं है, तो तुम कैसे गुजर सकते हो, ये जमीन किसी की है और जिसकी है वो यहाँ से गुजरने की परमिशन नहीं देता, तुम्हें अगर जाना है तो कहीं और से। जब उसे पता होता है कि इसके अलावा तो कोई और रास्ता ही नहीं है और ये लोग भी ये बात करने के बाद बड़े मजे से अपनी जगह पर जाकर वापस से बैठ जाते हैं। अब ये वापस आने के बाद सोचता है कि मुझे टैक्सी से जाना चाहिए, पर टैक्सी के लिए जब ऐप से टैक्सी मंगवाता है तो पता लगता है कि यहाँ पर तो कोई टैक्सी ही नहीं आ सकती और यहाँ मिंगयोंग भी काम के लिए निकलने लगती है। तभी डोर पर बेल होती है तो डोर ओपन करने के लिए उसका भाई जाता है। आगे से बेको को देखकर पूछता है कि अब यहाँ पर कैसे, आपको कैसी हेल्प चाहिए। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए टैक्सी मंगवा सकते हो, यहाँ ऐप कोई भी यूज नहीं हो रही टैक्सी के लिए। तो वो बताता है कि यहाँ पर टैक्सी बहुत कम आती है, मुझे नहीं लगता कि कोई टैक्सी मिलेगी। अब मिंगयोंग भी देख रही होती और क्या लगती है कि लगता है इसको किसी ने रोड नहीं यूज करने दिया, आखिर रोड बना जो नहीं हुआ, जो रोड था वो भी किसी का था तो उसने मना कर दिया होगा यूज करने से। मिंगयोंग को तो पहले से पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है और ये अभी तो मिंगयोंग को कुछ भी नहीं बोलता और मिंगयोंग भी काम के लिए गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ये लोग भी घर में वापस जा रहे होते और देखो मिंगयोंग के पीछे पीछे भागने लगता है। उसे कहता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो, मैं तुम्हें इस चीज के पैसे दूंगा। अब ये भी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है और ये जैसे ही आगे जाकर उसके ट्रक में बैठने लगता है तो ये फौरन से मना कर देती है कि किसने बोला कि तुम मेरे साथ बैठोगे, बल्कि तुम पीछे बैठोगे। ये कहकर उसको सामान के साथ पीछे बिठा देती है। बेचारा बैठ भी जाता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है और ये बड़े मजे से चला रही होती है और आगे जाकर ऐसी ऐसी जगह से तेजी से गुजार रही होती है कि बेचारे के पीछे बैठे की हालत खराब हो जाती है। और वैसे आर्मी की कार जब पास से गुजरने लगती है वो लोग भी इसे देखते होते हैं। उन्हें देखते ही ये फौरन से अपने आप को ऐसे ठीक कर लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर जैसे वो लोग गुजर जाते हैं इसकी वापस से हालत खराब हो जाती है। और पोटैटो लैब के बाहर पहुंचते ही मिंगयोंग बेको को बोल देती है कि अब यहाँ पर उतर जाओ। तो वो कहता है कि क्या तुम अंदर तक मुझे नहीं लेकर जाओगी। तो उसे बोल देती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे गेस्ट हाउस में रहते हो और लोग ये बात सुनने के बाद बहुत सी बातें बनाएंगे, इसलिए हमें साथ में देख लें और बातें बनाएं, इससे मैं बचना चाहती हूँ। ये सुनते वो उसके ट्रक से उतर जाता और ये भी उसे उतारते साथ ही वहाँ से अंदर चली जाती है और इस बेचारे को भी पैदल जाना पड़ता। अब वापिस काम से घर आने के बाद ये खड़े होकर बस मैप को ही देख रहा होता है और ढूंढ रहा होता है कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा जो यहाँ से काम तक जाता होगा, पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता, बस एक माउंटेन्स वाला रास्ता होता है जिसके लिए ये सोच लेता है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठूंगा और इस रास्ते के लिए निकल जाऊंगा। और जैसे ही सुबह में ही अपनी कार लेकर माउंटेन्स वाले रास्ते की तरफ निकलता है तो एक पॉइंट ऐसा दिखाया जाता है जिसका बोर्ड उतरा होता है कि डेंजरस है यहाँ से जाना, और वैसे अगले ही सेकंड दिखाया जाता है कि ये वापस आ रहा था माउंटेन से, पर इसकी कार इसके पास नहीं होती और फिर से मिंगयोंग के पास पहुंच जाता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, मैं तुम्हें इस बार भी पैसे दूंगा पर अब की बार मुझे पैसेंजर सीट चाहिए। तो आगे से मिंगयोंग कहती है कि अगर तुम पैसेंजर सीट पर बैठ पाओ तो बैठ सकते हो। अब ये पैसेंजर सीट को जब देखने के लिए आता है तो वो काफी आगे आई हुई थी क्योंकि उसके पीछे काफी सामान पड़ा होता है उसकी बैग पर और वो पीछे नहीं हो पा रही होती कि अपने काफी जोर लगा लेता, अपनी काफी जान भी लगा लेता, यहाँ तक कि बैठने के बाद भी उसको पीछे की तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है पर कोई भी चीज उसके काम नहीं आ रही होती। तो वो कहती है कि या तो तुम्हें अपने बर्ड्स को सेक्रीफाइस करना होगा या अपनी कमर का सेक्रीफाइस करना होगा इसे पीछे करने के लिए। तो ये उतर कर चुप करके वापिस से पीछे जाकर ही बैठ जाता है, बल्कि बैठता भी कान लेता है। अब ये फिर से सुबह सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उठ जाता है ताकि वो बस ले पाए और जैसे ही बस रोकने के लिए बस के पास पहुंचता है पर आगे से देखता है कि विलेजर्स उस बस में बैठे हुए थे जो बस को रुकने नहीं देते बल्कि वहाँ से इसे बाय बाय करते हुए चले जाते हैं। बेकू तो बेचारा उन्हें देखते का देखता रह जाता है कि उसके पास एक आखिरी सहारा रह गया था, वो भी ना बचा। इसे चुप करके आकर मिंगयोंग के ट्रक पे खुद ही आकर बैठ जाता है, मास्क भी लगा लेता और एक अपना बैग भी पकड़ लेता है। मिंगयोंग भी आकर इसे कुछ नहीं बोलती, बस इसे देखती है तो वो कहता
होता है कि तुम्हारी फिर से हेल्प चाहिए। अब वो भी चलाने के लिए बैठ जाती और ये भी अपनी ग्लासेस लगा लेता है। मीग्योंग का भाई हवा ग्योंग दिखाया जाता है जो रेडी वगैरह हो रहा होता है, तो ओंगजू भी उसके पास आकर उसे देखने लगती और फिर कहती है कि क्या तुम वापसी पर मेरे लिए एक चीज ले आओगे। ये कहकर उसे केक मंगवा रही होती तो वो भी आगे से कहता है कि क्या तुम हमेशा मेरे बाहर जाने का वेट ही करती रहती हो। अच्छा ठीक है, मैं वापसी पर ले आऊंगा। ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और फिर भी कंफर्म कर रही होती कि क्या तुम सच में लेकर आओगे ना। मीग्योंग का भाई किसी और कंपनी में नहीं पहुंचता बल्कि वनहान में पहुंचता है और लिफ्ट का वेट जब वो कर रहा होता है तो उसके साथ लिफ्ट का वेट कोई और नहीं कर रहा होता बल्कि किम सीजी ही कर रहा होता है। अब किम सीजी और इसमें बातें स्टार्ट हो जाती है। उन्हीं बातों में वो गलती से मीग्योंग का बता देता है कि वो पोटैटो के ऊपर काम कर रही है, उसी पर रिसर्च करती रहती है और बताने के बाद वो पछता रहा होता है कि ये उसने क्या बता दिया। जाते साथ ही किम अपने ऑफिस में सर्च करने लग जाता है और उसे पता लग जाता है कि मीग्योंग कहीं और नहीं है बल्कि पोटैटो लैब में ही है जहाँ पर बेको होता है। पर वो उसकी पिक देखकर जरूर डर जाता है, यहाँ तक कि उसे पहचान भी नहीं पा रहा होता कि क्या ये मीग्योंग है। फिर उसे याद आता है कि मीग्योंग ने भी ऐसे ही ड्रेस पहना था और ऐसी कार्ड लगाकर आई हुई थी। और तो पोटैटो लैब में मीग्योंग दिखाई जाती है जो अभी भी रिसर्च पर काम कर रही होती है। तभी उन लोगों को पता लगता है कि जमीन पर स्प्रे करने वाला काम अभी रहता था पर कोई भी वर्कर काम पर नहीं आया, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो हमें खुद ही ये काम करना होगा। सभी अपने कमरों को पकड़ लेते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता था कि ये कितना मेहनत वाला काम है। पर फिर भी सबको ऑर्डर मिल जाता है कि अपने अपने बूट्स पहन लो। ये लोग भी अपनी चीजें पकड़कर कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है। पर वैसे ही बेको आकर से पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ पर जा रहे हो। मीग्योंग जैसे ही बेको को देखती है तो ये भी नहीं देखती कि वो क्या कर रहा है या वो हमारा डायरेक्टर है, बस उसे भी सीधा कार में बिठाती और साथ में ले जाती है। अब स्प्रे करने के लिए जैसे ये लोग पहुँचते तो वहाँ पर पहुँचते साथ ही अपने कपड़े शपड़े जो पर उन्होंने पहनने होते हैं वो पहन लेते हैं। बेको बड़े मजे से कॉफी पीते हुए उन लोगों को देख रहा होता है। अब ये थोड़ी ना बर्दाश्त करने वाली थी कि बेको बस चुप करके देखता रहे। वो तो इसको भी लाकर बुर्स दे देती है तो वह कहता है कि मैं तो ये काम नहीं करने वाला। तो वह कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ ये काम करना होगा। पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये सूट पहनने जरूरी होते हैं। तो वह कहती है कि क्या मतलब। तो वो बगैर ऊपर कुछ पहने बस स्प्रे का बैग लगाकर स्प्रे करने लग जाता है। सभी से देख रहे होते हैं कि क्या ये पागल वागल है, इसको अपनी ड्रेस का इतना ख्याल है कि ऊपर कुछ भी नहीं पहन के आया और वो उस ड्रेस से इतना बुरा लगता है। यही सोचते हुए सब अपनी अपनी स्प्रे कर रहे होते हैं। वो भी अपने बाल पे स्प्रे कर रहा होता है। अब एक ऊपर भी स्प्रे आ रही होती है। वो अपना तो उससे बचाव कर ही रहा होता है ग्लासेस वगैरह लगाकर, पर उसे जब बोला जा रहा होता है कि इस तरफ को जाओ पर वो उस तरफ को नहीं जा रहा होता बल्कि पीछे की तरफ जा रहा होता है। और तभी उसकी टक्कर एक दूसरे एम्प्लॉय से हो जाती है जिसकी वजह से दोनों गिर जाते हैं और बिल्कुल उन दोनों में एक रोमांटिक सा सीन बन चुका था। अब एक का जो पाइप होता है वो बंद हो जाता है। बेकू मोटर वाले को इशारा करके बता रहा होता है कि इसका पाइप बंद हो गया है। जिस तरह का वो इशारा दे रहा था उससे उसे यही लगता है कि अब मुझे सबके बंद कर देने चाहिए। और जैसे ही वो बंद करता है तो सबके पाइप उसकी तरफ जाने लगते हैं और इसी में बेकू बेचारा पकड़ा जाता है। बेकू उस पाइप के साथ ही जा रहा होता है। ये देखकर सभी उसे रुकने का बोलते और फाइनली वो उनकी सुन लेता और रुक जाता है। अब वापस आने के बाद बेकू शॉवर ले रहा होता है और वो अपना न्यू सूट भी साथ रखता होता है एक एक्स्ट्रा, और उसी को पाई रखकर वो शॉवर ले रहा होता है जहाँ बाकी सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और इनकी अपनी मजाक मस्तियाँ वगैरह चल रही होती हैं। तभी उनमें से एक उठकर जब जाने लगता है तो मीग्योंग कहती है कि मैं जाती हूँ। ये कहकर वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर बेकू शॉवर ले रहा होता है। तो वो पहले आवाज देकर कह रही होती कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। अब इसे समझ नहीं आता कि उसे अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कुछ टाइम वेट करने के बाद वो जैसे ही कपड़ा सेट करके अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ बेकू शॉवर लेकर लेकर रहा होता है और कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। अभी भी उसका जिस्म गीला होता है तो शर्ट से भी उसकी बॉडी नजर आ रही होती है। उसकी बॉडी को तो ये देखती रह जाते और उसे भी, क्योंकि बेकू उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। ये तो बिल्कुल उसके ख्यालों में खो चुकी थी। ये तो उसे अपने नॉवल का हैंडसम डायरेक्टर ही लग रहा होता है जिस तरह का उसे लड़का चाहिए था। ये बस उसे देखी जा रही होती, याद भी नहीं होता कि बेकू ने भी इसे देख लिया है। बेकू से देखकर पूछता है कि क्या कर रही हो यहाँ। ये सुनती कहती है कि सभी लोग तुम्हारा पूछे थे और मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी। ये कहते वहाँ से भाग जाती है। अब सब लोग अपना बैठे होते हैं और ये साइड में अकेली बैठी होती है और अभी भी शायद उसी के बारे में सोच रही होती है। वैसे ही बेकू भी आ जाता है जिसे देखकर ये भी खड़ी हो जाती है और बाकी एम्प्लॉयज वगैरह भी खड़े हो जाते हैं। बेकू जो जाने लगता है तो एक एम्प्लॉय उनसे कहता है कि क्या आप हमारे साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे। फौरन से मीग्योंग कहती है कि वो हमारे साथ बैठकर क्यों ड्रिंक करेंगे, वो तो कभी भी किसी एम्प्लॉय के साथ बैठकर ड्रिंक नहीं करते होंगे, उन्हें जाने तो उन्होंने जाना होगा। वो खुद ही बेकू की तरफ से ये बातें बोली जा रही होती है ताकि बेकू चला जाए, पर बेकू भी आगे से ऐसे ही ठीक होता है। वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक कर लेता हूँ। ये कहकर उन्हीं के साथ बैठ जाता और बेकू से पूछा जाता है कि क्या तुम इतनी ड्रिंक कर पाओगे। मीग्योंग फिर से बोलने लगती है कि आप इनके जितनी ड्रिंक नहीं कर पाओगे, ये हमेशा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते रहते हैं। तो ये आगे से कुछ बोलते तो किसी को समझ नहीं आता तो ये वापिस रिपीट करके बताता है कि मैंने कभी पहले ड्रिंक की तो नहीं है, पर आज पता लग जाएगा कि मैं कितनी ड्रिंक कर सकता हूँ कितनी नहीं। ये कहकर उन लोगों के साथ ड्रिंक करने लगता है। अब इनके साथ जो एक इनका कोलीग होता है वो तो काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद बिल्कुल बेहोश सा हुआ होता है। उसकी वाइफ उसको लेने के लिए आती है। पहले तो बड़े प्यार से उठा रही होती है, पर फिर जब गुस्से में आते हैं तो वो भी उठकर बैठ जाता है और सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों को भी जल्दी घर जाना चाहिए अगर काम हो गया है तो। और मीग्योंग के पास जा रहा होता है अपनी वाइफ
समझकर, पर मिंगयोंग उन्हें कहती है कि वो रही आपकी वाइफ, और स्माइल करती है उनकी वाइफ उन्हें पकड़कर लेकर जाने लगती है। और बेक को दिखाया जाता है जो ऑलरेडी इसके ट्रक में बैठकर सोया होता है। ये देखकर जो मिंगयोंग के साथ दो लड़के होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब अपनी क्या करना है। तो वो लोगों से कहते हैं कि मैं खुद ही इसे घर छोड़ दूंगी, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो तो ये सुनते खुश हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ये भी ड्राइवर मंगवा लेते हैं क्योंकि इसे भी ड्रिंक की हुई थी और ये ड्राइव नहीं कर सकती थी। अब ड्राइवर आ जाता और ड्राइव करके लेकर जा रहा होता है। ये भी पीछे बेकू के साथ ही बैठी होती है और बेकू जो सोए से इसके कंधे पर सर रख लेता है। पहले तो ये उसे साइड पर नहीं कर रही होती, पर जब उसे खुद देख रही होती है तो साइड में करके उसके ऊपर ही एक चीज दे देती है। और जब तक ये दोनों घर पहुँचते हैं तब तक दिखाया जाता है कि मिंगयोंग ने अब की बार बेकू को पकड़ा होता है और उसके साथ लिपट कर सोई होती है। ड्राइवर इन दोनों को उठाता है कि आप लोगों का घर आ गया है और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही ये फौरन से बेकू से दूर होती है और अपने आप को बचाने लगती है। फिर वहाँ से ऐसे उठ जाते है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब बेकू को उठाने की बारी होती है तो उसको हाथ लगाकर उठा रही होती है। अब ये उसे उठा तो रही होती है पर खुद ने भी तो ड्रिंक की हुई थी। अब ड्रिंक का तो असर होता है, इसलिए इसे बेकू बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। अपने नॉवल का हैंडसम डायरेक्टर ही इसने बेकू को समझ लिया था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे किस कर लेती है। बेकू तो काफी ज्यादा शौक में होता है उसकी किस की वजह से। जैसा कि ओंगजू ने पहले से बोला था कि इसको लास्ट तक प्यार हो जाएगा। मिंगयोंग को जब सुबह में होश आते तो देखते हैं कि वो बाथटब में होती है और उठने की पूरी ट्राई में होती है, बट उसके गर्दन में काफी दर्द हो रहा होता है। बाथटब में इतना टाइम सोने की वजह से बाहर तो आती है और उसका भाई भी उसे देखकर कहने लगता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि तुम बाथटब को अपना बेड कैसे समझ सकती हो। अब ये भी अपने भाई के जाने के बाद जब फ्रिज से कुछ लेने के लिए आती तभी से याद आता है कि रात में उसने क्या किया था। उसने तो बेकू को किस कर दी थी। यही चीज अभी याद कर रही होती है। वैसे पीछे से ओंगजू आ जाती है जो आकर उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, कुछ बहुत ही अच्छा सा। पर ये ओंगजू को कुछ भी नहीं बता रही होती। ओंगजू भी इसके पीछे पीछे चल रही होती है और जिन नजरों से ओंगजू से देख रही होती है तो ऐसा लगता है कि रात में उसने शायद ओंगजू को कुछ बता दिया था या ओंगजू ने देख लिया है। तो ये जैसे ही ओंगजू से कहती है कि क्या तुम्हें पता है, तो वो फौरन से कहने लगती है कि हाँ मुझे तो पता है, और काफी ऊंचा बोल रही होती है। उसे चुप करवाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। पर ओंगजू की साइड की स्टोरी जान जाती है। ओंगजू कहती है कि मुझे तुम्हारे माइंड का पता होता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। मेरी रात में आंख खुलती और जैसे ही मैं विंडो से बाहर देखती हूँ तो मैं तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था, जिसे देखकर तो मैं बहुत ही ज्यादा शौक होती हूँ। मिंगयोंग तो अपना सर पकड़कर बैठी होती है कि मैं उस जैसे इंसान को कैसे किस कर सकती हूँ। उसे तो खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ओंगजू तो इन सब चीजों को एंजॉय कर रही होती है। ये तो अपने रूम में आने के बाद भी अपॉलॉजी मैसेज लिखने का सोचती है। पहले तो बहुत डिसेंट सा अपॉलॉजी मैसेज लिखती है, पर फिर उस मैसेज को हटाकर एक दूसरा मैसेज लिखने लगती है और दूसरे वाला भी उसको तरीका पसंद नहीं आ रहा होता। अब तीसरा तरीका उसका नोट वे होता है कि तुम्हें आज नींद कैसी आई, इस तरह की बात कर रही होती और ये चीज भी उसे पसंद नहीं आती। उठकर ही बैठ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए और उसकी बेक को देखने लग जाती है। जबकि इधर बेक को दिखाया जाता है जो उठकर बहुत ज्यादा जल्दी बैठा होता और उसके बालों में भी पत्ते लगे होते हैं। उसे रात की वो किस याद आ रही होती है जो मिंगयोंग ने उसे की थी और किस करने के बाद ट्रक से उतरकर अंदर जाने लगी, पर इसे भी कह रही होती है कि तुम भी जाओगे। तो बेचारा सदमे में पहुंचा होता है। अब ये किस तो भूल ही नहीं पा रहा होता। घर आने के बाद भी गिर जाता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। यहाँ तक कि घर के सारे काम करने लग जाता है, फ्रिज को सेट कर रहा होता है, फिर प्रेस करने लगता है, यहाँ तक कि गार्डन में भी आकर अपने पौधों की कटिंग करने लगता है। पर कोई भी काम उसके टाइम को गुजारने में उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता और सब काम होने के बाद भी उसके पास टाइम बचा होता है। तो अब सोचा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। सो जाता है पर नींद भी नहीं आती। उठकर फिर से बैठ जाता है और वापस से कटिंग करने वाले काम पर पहुंच जाता है और इसी तरह सुबह का टाइम हो जाता है और सर पर भी वही रात वाले पत्ते लगे होते हैं जो वो काम करता रहा था। जबकि मिंगयोंग दिखाई जाती है जो शॉवर लेने के बाद अपने बालों को सुखा रही होती है। वैसे उसको उसके भाई की कॉल आ जाती है जो उसे बुला रहा होता है कि जल्दी आओ, तो मैं पता है ना कंपटीशन होने वाला है और हमने चीजें लेकर जानी है। तो वो कहती है कि हाँ आ जाती हूँ, अब जितना जल्दी तैयार हो सकती उतना ही जल्दी तैयार होकर आऊंगी ना। अब जैसे ये कॉल ये कट कर दिया, वो भी हेयर ड्रायर उसकी तरफ करके कि मुझे काम करने दो और रेडी होने दो। पर वैसे उसे वापस से कॉल आ जाती है तो इसे यही लगता है कि मेरे भाई की कॉल होगी, तो ये बगैर देखे कॉल अटेंड कर लेती और हेलो बोलती है। पर आगे से बेको की आवाज सुनते ही ये तो चुप सी हो जाती और समझ नहीं से आ रहा होता है कि क्या करे। उठकर पूरे रूम में भाग रही होती है और विंडो के पास आकर खड़े होकर उसकी कॉल कट कर देती है। ये फिर से उसको कॉल करता है पर फिर से ही उसकी कॉल कट कर देती है। अब 2-3 बार जब इसके साथ ऐसा होता है तो ये भी विंडो के पास जाकर उसकी विंडो की तरफ देखने लगता है और वो सच में अपनी विंडो के पास खड़े होकर इसकी कॉल कट कर रही होती है। ये देखकर इसे गुस्सा आता और मिंगयोंग को भी ऐसा लगता है कि कोई तो उसको विंडो से देख रहा है। वो जैसे ही बेको की विंडो की तरफ देखती है तो बेको वहाँ से उसे देख रहा होता है, जिसे देखकर पहले तो ये शॉक हो जाती और फिर कर्टन्स को आगे करके वहाँ से भी भागने की करते यहाँ तक कि घर से ही बाहर निकलने की करती है। पर बेको तो मेन डोर पर ही आकर खड़ा होता है। अब उसकी आवाज सुनकर ये मेन डोर से भी जाने का कैंसिल कर देती है बल्कि विंडो से निकलने लगती है। जैसे अपने शूज बाहर फेंकती है और खुद भी बाहर आने लगती है तो बेको इसके शूज उठाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर अब इसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बेको कहता है कि तुम डोर का यूज नहीं करती हो बल्कि विंडो का यूज करती हो। तो वह कहती है कि हाँ बचपन में मैं इसी विंडो से बाहर निकला करती थी मामा से छुपकर, तो हाँ ये मेरे लिए नॉस्टैल्जिक है। वहाँ से इससे उतरा भी नहीं जा रहा होता तो बेको ही उसे अपना बाजू आगे करता है कि मेरा सहारा लेकर उतर जाओ। तो ये उसी का सहारा लेकर वहाँ से उतरती
आती है और फिर उसी के सामने बैठकर अपने शूज पहनने लगती है। बेको से कहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए, तो वह कहती है कि क्या बात करनी चाहिए, तो वो उससे रात के बारे में बात करता है। तो वह कहती है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, तो हमें कोई भी बात फिर नहीं करनी चाहिए ना। ये कहकर वो तो उसके मुंह पर साफ मुकर जाती है और वहाँ से जब जाने लगती है तो ये भी हार मानने वालों में से थोड़ी था। कहने लगता है कि तुमने मेरे पैसों से पेट्रोल डलवाया है, अब इसे कुछ याद नहीं होता, इसी वजह से ये इस चीज का फायदा उठा रहा होता है। अब जितने पैसे ये बताता उतने पैसे ये देने को तैयार भी हो जाते क्योंकि इसका झूठ पकड़ा न जाए। पर वो और पैसे बता देता है कि तुमने गैस भी डलवाए थे और वो भी फुल, इसलिए तुम्हारे 1 लाख वॉन से भी ऊपर पैसे चले गए हैं। अब ये तो हो जाती है कि ये क्या बात है और कहती है कि नहीं, जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं लेती और ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने तुमसे पैसे लिए हों। पापा कहते हैं कि तुम्हें तो याद ही नहीं है तुमने लिए हैं, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि रात की एक एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला। अब ये कौन से दिल के साथ उसे पैसे देने लगते हैं ताकि उसका अकाउंट नंबर भी ले रही होती है, पर वैसे दूसरी साइड से इसका भाई आ जाता है। अब ये यहाँ पर बेको को ही फंसा देते और कहती है कि इसका वॉशरूम बंद हो गया है, तो तुम्हें जाकर इसकी हेल्प करवानी चाहिए, आपको ऑनर से बात करनी चाहिए। ये कहकर वो तमाम से बेको से बचकर भाग जाती है। अब बेको खुद ही वॉशरूम साफ करके जब बाहर निकलता है तो वही लोगों को जाते हुए देख लेता है कि ये इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, जबकि तो इसे दिखाया जाता है जो पोटैटो लैब के ही एड को देख रहा होता है। और वैसे उसके ऑफिस में उसका सिस्टर आ जाता है, जिसको देखता है ये फौरन से घबरा जाता है और इसे वो वीडियो भी बंद नहीं हो रही होती, तो ये स्क्रीन को ही ऑफ कर देता है। वो भी आकर देखने लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे थे और कहते हैं कि आपने ही पोटैटो लैब के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी ना, वही मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि पूछा होता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। पर फिर ये पूछे लगता है कि आप ऐसा क्या देख रहे थे जो बंद कर रहे थे, तो वो कहता है कि क्या तुम्हें बताना जरूरी है कि मैं क्या देख रहा था, क्या कर रहा था। ये कहकर पाक किसी उसे चुप करवा देता है। फिर वो बताता है कि पोटैटो लैब में कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। समझ नहीं आ रही कि रिसर्च लैब में ऐसा कंपटीशन क्यों हो रहा है। वो भी सुनकर थोड़ा हैरान होता है कि ऐसा कंपटीशन क्यों, जबकि इधर कंपटीशन की फुल तैयारियां दिखाई जाती है जो पोटैटो लैब में हो रही होती हैं। मी योंग भी इन सब लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे ही गाड़ी से चीजें उठाकर ये लोग अंदर लेकर जाने लगते हैं, वैसे ही उनके जाने के बाद पता लगता है कि बेको भी छुपकर इसी ट्रक में लेट कर आया था। निकल कर सबसे पहले देखता है कि वो आया कहाँ पर हुआ और पोटैटो लैब को देखकर उसे सब समझ आ जाता है कि इस कंपटीशन के होने के बारे में उसे नहीं बताया गया, बल्कि उसके बगैर ही करवाया जा रहा है। सब लोग अपना मगन होते हैं। वहीं पर बेको भी आ रहा होता है। एक जो बेको को देखने के बाद दूसरे अपने सीनियर से पूछता है कि आपने बोला था कि आपने बेको को कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो वह कहता है कि हाँ, उसे नहीं बताया, वरना उसको बहुत से जवाब देने पड़ेंगे और वो बहुत सर खाएगा। तो ये सीनियर से कहता है कि चले ठीक है, फिर सर खिलवाने के लिए तैयार हो जाए। अब वो इसकी बात से कहता है कि क्या मतलब, और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो बेको को देखकर हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया, इसको तो किसी ने बताया भी नहीं था। अब सभी बेको के लिए खड़े हो जाते हैं और उसे एक्सप्लेन करने लगता है, पर बेको तो यहाँ पर बस मिंगयोंग के लिए आया था। पूछे लगता है कि मिस मिंगयोंग कहाँ पर है, पर वो तो अपनी बात कर रहे होते हैं कि असल में ये कॉन्टेस्ट क्यों रखा जा रहा है, पर उसे किसी बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस मिंगयोंग में होता है। तो एक बता देती है कि मिंगयोंग उस तरफ होगी, तो ये भी उस तरफ जाने लगता है, पर वापस रुककर कहता है कि मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर मिंगयोंग दिखाई जाती है जो अपनी दोस्त और भाई के साथ सोचे होते हैं कि हमें किस तरह सब कुछ सेट करना चाहिए, और जो चीज उसका भाई दिखाता है वो तो देख कर ही कहने लगती है कि तुमने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया हुआ है। अब इनकी बात चली रही होती है, वैसे ही बेको आ जाता है जो आकर से कहता है कि मेरे पैसे मुझे दो। ये सुनते ही कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, मुझे पहले काम करने दो। तो ये पूछता है कि क्या काम करना है, तो वो बताती है कि पहले मुझे ये टेबल्स पर कपड़े बिछाने हैं। ये सुनते ही वो उसकी जगह पर काम करने लगता है और जिस तरीके से वो सब टेबल्स के ऊपर कपड़ा रख रहा होता है, उससे पता लगता है कि उसको काफी टाइम का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने 22 मंथ्स कोरियन रेस्टोरेंट में काम किया था। अब इसका केटरिंग का काम होता है। उसे भी पता लगता है कि इसने 40 मंथ्स तक एक होटल में काम किया था। ये काम उसके हिस्से का करने तो लगता है, पर उसे अभी भी यही याद करवा रहा होता है कि तुमने 1,70,000 वॉन देने हैं। पापा कहती है कि अभी भी मुझे कार्स वगैरह पार्किंग में लगवानी है, तो ये कार्स भी पार्किंग में लगवाने के लिए पहुंचाता है और उस चीज का भी इसको काफी एक्सपीरियंस होता है। अब ये काम करते हुए भी वो मिंगयोंग की तरफ देखकर उसे उसके पैसे ही याद करवा रहा होता है। अब मिंगयोंग जो चीजें उठाकर लेकर जा रही थी वो भी आगे से बेको आकर उससे पकड़कर लेकर जाने लगता है, तो ये दूसरे वाला उठाकर लेकर जाने लगती है उसके पीछे पीछे। बस वो इसके पीछे पीछे उससे आगे आगे होती है, पर उसकी फ्रेंड अंग जो इस चीज को देखकर काफी एंजॉय कर रही होती है। अब इनके विलेज के चीफ आ जाते हैं जो आकर मिंगयोंग के भाई से कहते हैं कि तुम ही आज हमारा नाम रोशन करोगे, तुम ही यहाँ के शेफ को बहुत अच्छा खाना बनाना है। उनको उस पर उम्मीद होती है, पर हमेशा से ये लोग हारते आ रहे थे, इसीलिए इन्हें इस बात को लेकर चढ़ाया जा रहा होता है। दूसरी टीम का भी चीफ आ जाता है जो अपने साथ अपने नेफ्यू को लेकर आ जाता है जिसका इंग्लिश नेम होता है, और बताते हैं कि ये वहाँ पर ऐसा शेफ काम करता रहा है। ये सुनते वो लोग कहते हैं कि हम किसी बाहर के शेफ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ लोकल से ही ये कंपटीशन करवाया जाता है। पर वो चीफ कहाँ सुनने वाला था, वो तो अपने नेफ्यू पर बहुत नाज कर रहा होता है कि अब तो हम ये वाला कंपटीशन जीत करेंगे पहले की तरह, और अपने नेफ्यू को जाते जाते ये भी बता रहा होता है कि ये जो चीफ है इसका जो बाप था हमारा नौकर था। ये सुनते उस चीफ को तो गुस्सा आ जाता और इस पर टूट कर पड़ता। अब दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग इन दोनों को रोक रहे होते हैं। इनके हाथ जो भी सब्जियां लग रही होती हैं वो एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं, और बेचारा मिंगयोंग का भाई इसमें पकड़ा जाता है। उसके आंखों में कटे हुए प्यास लगते हैं, जिसके बाद तो मिंगयोंग भी चीफ के साथ बेको के पास आ जाती है। बेको जो ऑलरेडी बैठकर
काम कर रहा होता है, वो भी सॉन्ग सुनते हुए। इनकी बात सुनने के लिए एक ईयरबड उतारता है। अब इससे पूछा जाता है कि तुम्हें खाना भी बनाना आता होगा क्योंकि तुम अकेले रहते हो। तो वो कहता है कि हाँ आता तो है, पर बता नहीं जा सकता कि कितना अच्छा आता है। पर जो लेवल मिंगयोंग उसके खाने का बता रही होती है, वो उसके लेवल से हाथ थोड़ा और ऊपर लेकर जाता है और कहता है कि इतना अच्छा खाना मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं खाना बनाता रहा हूँ। तो ये लोग फौरन से कहते हैं कि क्या तुम आज के लिए हमारी टीम के शेफ बन जाओगे, और उसे फुल मनाया जा रहा होता है। चीफ भी कहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, मुझे इस मौके के साथ आना तुम्हारे पास अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है क्योंकि हमारा शेफ अब शेफ नहीं रहा। वो बेको की काफी मिन्नतें कर रहा होता है, पर बेको इस चीज के लिए नहीं मारा होता और उसे कहा जाता है कि जो प्राइस होगा वो तुम्हारा होगा। पर वो कहता है कि मुझे प्राइस नहीं चाहिए, ना कुछ चाहिए। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें रास्ता दे दिया जाएगा, जो रास्ता तुम्हारा बंद किया गया था पोटैटो लैब तक आने के लिए। ये डील उसको काफी अच्छी लग रही होती है और इस डील के चलते वो मान जाता है और एक पर्सन से उसकी विग भी मांग लेता है। बाकी ओंगजो को तो पता ही नहीं होता कि उसने विग पहनी हुई है। उसे तो काफी हंसी आ रही होती है कि तुम्हारी विग थी क्या। मिंगयोंग का भाई भी दिखाया जाता है जिसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ था वो देखने के काबिल तो रहा नहीं था। अब बेको जो शेफ बनकर आ जाता है, पर उसने अपना फुल गेटअप चेंज कर लिया था। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा होता है कि ये बेको है और ना ही किसी को पता होता है कि बेको यहाँ पर शेफ बनकर आया है। अब सामने वाला शेफ बड़े स्टाइल से सब कुछ दिखा रहा होता है। ये देखकर ये भी जब अपना स्टाइल दिखाता है तो ओंगजो और उसकी बाकी टीम तो बड़ी खुश हो जाती है और बहुत प्राउड फील हो रहा होता है उन्हें। अब ये फुल स्टाइल मारते हुए डिशेस बनाने लग जाते हैं। जजेस इन दोनों को देख रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है, पर एक जज को ऐसा लग रहा होता है कि ये बेको है, पूरी बॉडी बिल्कुल बेको जैसी है। तो दूसरी जो लड़की इसके साथ बैठी होती है वो कहती है कि तुम्हें क्या लड़कों की बॉडी की इतनी पहचान है। और वो लोग कहते हैं कि बेको यहाँ पर कैसे हो सकता है, जिस तरह का इंसान है कभी भी यहाँ पर शेफ बनकर नहीं आ सकता। तो वो भी इस बात से चुप हो जाता है। बेको जो मस्त कटिंग कर करके एक एक अल्फाबेट उसकी तरफ फेंक रहा होता है और उन अल्फाबेट्स को जोड़ने के बाद एक वर्ड बनता है जिसको देखते ही उस शेफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इसी तरह स्टाइल मारते मारते दोनों काफी ज्यादा डिशेस बना लेते हैं और इसी के साथ ये मुकाबला एंड हो जाता है। सभी के डिशेस टेबल पर लगा दिए जाते हैं और सबसे पहले जजेस बेको की डिशेस को टेस्ट करने के लिए आते हैं, पर उन्हें यही होता है कि जो मिंगयोंग ने डिश बनाई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। यहाँ तक कि वो टेस्ट भी नहीं कर रहे होते, पर मिंगयोंग उसके बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बता रही होती है कि ये कौन से पोटैटो से बना हुआ है। पर जब वो फिर भी टेस्ट नहीं कर रहे होते तो मिंगयोंग धक्के से उन्हें खिला देती है। अब वो फेस को दूसरी तरफ कर लेते, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि गंदा ही होगा, पर उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये तो दूसरे जज को भी बताने लगते हैं कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, पर जजेस दूसरी वाली साइड को ये चीज दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए उसकी डिश को लेकर कुछ भी नहीं कहते। अब बेको भी उनके जाने के बाद उसकी डिश को ट्राई करता और बेको को भी सच में वो काफी अच्छी लगती है। अब आ जाती है दूसरे शेफ की बारी जिसकी डिशेस को टेस्ट किया जाता है। वो लोग जब टेस्ट करते हैं तो उनको इसकी डिश ज्यादा मजे की नहीं लगती, बल्कि बेको की बनाई हुई डिश ज्यादा मजे की लगती है। और ये चीज वो मिंगयोंग को भी इशारा करके कह देते हैं। अब रिजल्ट का टाइम आ जाता है और वो बताने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा होता है और बात को बहुत लंबा कर रहा होता है। साइड वाली मोबाइल पर लिखकर उसे कहते हैं कि बात को इतना लंबा मत करो। फिर जाकर वो अपनी बात को छोटा करके फाइनली लास्ट में नेम मिंगयोंग की टीम का अनाउंस करते हैं कि ये टीम जीती है। ये सुनते ही सभी लोग इतने खुश हो रहे होते और दूसरे वाला चिप से ही जलील हो रहा होता है। मिंगयोंग तो बेको से बहुत ज्यादा खुश होती क्योंकि उसी की वजह से आज वो लोग ये जीते थे और कंपनी में भी ये बात पता लगती है कि उन्हीं की टीम जीती है, पर उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आता। उन्हें यही होता है कि दूसरी टीम जीती होगी और यहाँ पर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। यहाँ तक कि बेको का मास्क भी उतार दिया जाता है। ओंगजो जब घर आती है तो आते साथ ही जमीन पर लेट जाती है। हवानजोंग कहने लगता है कि उठ जाओ, ये जमीन पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि मुझ में बिल्कुल भी उठने की और चलने की हिम्मत नहीं है, प्लीज मुझे उठाकर बस बेड तक फेंका। फिर कहता है कि मिंगयोंग क्यों नहीं घर वापस आई। तो ओंगजो कहते हैं कि वो ग्रीन हाउस में होगी ना। तो कहता है कि नहीं, वो तो ग्रीन हाउस में भी नहीं थी। अब इस बात से होने लगता है कि वो कहाँ पर होगी, क्या वो बेको के साथ होगी। और सच में वो बेको के साथ होती है। बेको से देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर। तो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं और तो ग्रीन हाउस में बात नहीं कर सकते थे। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो वैसे ही कोई ना कोई स्टोरी बनाना चाहते हैं और वैसे भी अनमैरिड लोग अगर प्राइवेट में बात करें तो लोग बातें बनाते ही हैं। तो बेको भी उससे कुछ डिस्टेंस पे उसके साथ बैठ जाता है। सेम बेंच पर बैठकर दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिंगयोंग खुद ही बात को स्टार्ट करती है और उससे सॉरी करती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे रात में होने वाला सब कुछ याद है और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार हूँ। अब वो उसकी बात क्या वेट कर रही होती है। बेको जो कहता है कि मैं ऑफिशियली, तो ये वेट में होती है कि ये ऑफिशियली हर चीज को एंड करना चाहता है, बट वो कहता है कि मैं ऑफिशियली तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। ये बात सुनते ही उसे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आता है कि उसने ये बात क्या सुनी है और फौरन उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि तुमने क्या बोला। तो वो कहता है कि तुमने सुना ना। तो वो कहती है कि हाँ मैंने सुना तो है, पर क्या तुम मुझे लाइक करते। तो वो कहता है कि नहीं, लाइक नहीं करता। तो ये पूछती है कि इस बात का मतलब क्या है। तो वो कहता है कि हमने किस किया ना, तो इसलिए मैं तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम्हारे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें किस किया। तो वो कहता है कि नहीं, पहली बार नहीं, चौथी बार है। ये सुनते कहती है कि मैंने तुमसे ये बात नहीं पूछी, प्लीज मुझे नहीं बताओ। और मिंगयोंग के लिए भी ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि उसने बहुत से लड़कों को किस किया हुआ था। जो भी लड़का उसका हैंडसम लगता था ये उसको किस कर लेती थी, जैसे कि अभी बेको को कर लिया। ये उसे समझाना चाह रही होती है कि हम एक दूसरे को डेट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर वो तो डेट वाली बात पर ही अटका हुआ था। कहता है कि मैं तुम्हें परस्यू करूंगा जब तक हम एक दूसरे को लाइक नहीं कर लेते। इस तरह
की पावली सी बातें कर रहा होता है। ये तो अपना सर पकड़ लेती है कि मैंने कौन सी मुसीबत को अपने गले डाल लिया है। वो तो जैसे इसकी कोई बात ही सुन रहा था, बस अपनी बात किए जा रहा था। यहाँ तक किसी भी पूछ लेता है कि तुम्हें कौन सा फ्लावर पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आऊंगा। वो जाते जाते गुस्से में कुछ भी फ्लावर का नेम ले जाती और इसे पहली बार में कुछ समझ नहीं आता और भूल भी जाता है कि क्या बताया था ना। तो उसे पूछता है कि क्या तुम दोबारा से बोल सकते हो, पर वो गुस्से में वहाँ से जा चुकी थी। अब मिंगयोंग वापस घर तो आ चुकी थी, पर उसकी इस वाली बात से ब्लश कर रही होती है कि मैंने नहीं बोला कि वो सब डिस्गस्टिंग था, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा होता है उसकी बातों से कि उसने किसी से अच्छा नहीं किया या उसे अच्छी नहीं लगी। पर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मुझे अच्छी लगी। इनडायरेक्टली वो यही बात कह रहा था और ये उसी को सोच सोच कर ब्लश कर रही होती है और फिर अपने इन सब थॉट्स को अपने आप से दूर करती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, और बेड पर लेटकर अपने आप पर गुस्सा कर रही होती है। जबकि बेको दिखाया जाता है जो अभी भी उसी फ्लावर को लेकर सर्च कर रहा होता है कि उसने कौन सा फ्लावर बोला था, पर जो फ्लावर उसने बोला था वैसा फ्लावर इसे नहीं मिल रहा होता। फिर इसे मिंगयोंग की बात याद आने लगती है कि हैंडसम कोई भी लड़का होगा तो मैं उसे किस कर लूंगी, तुम हॉट और हैंडसम हो। ये बात करने के बाद वो चुप हो गई थी, पर यही बात इसके मन में घूमी जा रही होती है और अपने आप को मिरर में देखने लगता है। अब इसने अपने आप को हैंडसम तो सही वाला समझ ही लिया था। इधर आंग जो दिखाई जाती है जो दोनों को लेकर टैटू शॉप आ गई थी, बताती है कि ये टैटू फ्री में बना रही है जो भी 50 के अंडर लोग हैं, पर इनका दिल नहीं मारा होता टैटू बनवाने के लिए। अब ये तीनों आईब्रोज का ही सोच लेते हैं कि आईब्रोज से अपनी सेट करवाएंगे। अब उस शॉप में तो पहुंच जाते हैं, वहाँ पर लेडी सभी खिड़की दरवाजे बंद कर रही होते हैं। ये देखकर ये लोग घबरा रहे होते हैं कि ये क्या करने वाली है, पर आंगजू बहुत ही ज्यादा मुतमिन होकर लेटी होती है। पर मिंगयोंग को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता, ना इसके भाई को। वो दोनों उठना चाह रहे होते हैं, पर वो लेडी मिंगयोंग को उठते हुए वापस लिटा लेती है। ये लोग पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस तो है ना, तो वो बताती है कि चौथी बार जाकर क्लियर हुई हूँ, तो मतलब इससे पहले 3 बार ये फेल हुई है। यही सुनकर डर जाते हैं, पर वो तो अब उठने ही नहीं देती और इसकी आईब्रोज पर काम स्टार्ट कर देती है। अब जैसी आईब्रोज इसकी बनी थी, इसलिए इसका सनग्लासेस लगाना ही बनता था। सनग्लासेस लगाकर ही काम के लिए बैठी होती है। जो भी कोलिग्स वगैरह इसके काम के लिए आ रहे होते हैं, वो इसको सनग्लासेस लगाए देख कर कहते हैं कि तुमने ये क्यों लगाई हुई है, क्या तुमने आई का कोई ऑपरेशन करवाया है या कुछ करवाया है। पापा कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इन्फेक्शन कह रहा होता है तो कोई आई ऑपरेट कह रहा होता है, पर वो किसी की बात पर ग्लासेस नहीं उतार रही होती। अब चीफ भी आ जाते हैं, वो भी से कहते हैं कि तुमने ये क्यों पहनी हुई है, चलो काम के लिए उतार दो, काम पर ऐसी चीजें पहनना अलाउ नहीं है, जैसी भी आंखें है तुम्हारी दिखा दो, हमें कुछ नहीं होता। अब ये जैसी सनग्लासेस उतारती है, सभी लोग इस पर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है जिस तरह के ये आईब्रोज बनवा कर आ गई थी। यहाँ तक कि इसकी पिक्स बनाने लग जाते और ये भी फुल स्टाइल मारने लग जाती। पहले मना कर रही होती और फिर डिफरेंट पोजेस में अपनी पिक बनवा रही होती है, पर उन लोगों ने तो इसकी आईब्रोज पर ही फुल फोकस किया हुआ था। अब ये अपने आप को जाकर मिरर में देखती है, वहाँ पर भी पोज बना कर देखने लगती है, पर कुछ भी इस पर अच्छा नहीं लग रहा होता और इसी बात पर इसे गुस्सा आने लगता है। जबकि वॉशरूम से बाहर आती तो इसका सामना बेको सा हो जाता है जो इसे देख रहा होता है, काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है। अभी भी गुस्से में आ चुकी तो कहने लगती है कि क्यों, क्या हुआ, अब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या ये परमानेंट है, तो कहती है कि अच्छा, कल तक तो मुझसे डेट के लिए पूछ रहे थे और आज पूछ रहे हो कि ये परमानेंट है, क्यों, ऐसे क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उसे ये कहकर ये वहाँ से जाने लगती है और ये उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। कहने लगता है कि वो फ्लावर तो नहीं मिला, क्या तुम मुझे कोई और फ्लावर बता सकते हो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तो अब ये एक और फ्लावर का नेम लेती है, वो भी काफी अजीब होता है और इसने भी पहली बार ही सुना था। और पार्क ये से दिखाया जाता है जो चेयर वुमेन के साथ होता है, उनको लेने के लिए आया हुआ था, पर चेयर वुमेन कहती है कि अभी के लिए मैं कंपनी नहीं जाऊंगी बल्कि सीधा पोटैटो लैब जाऊंगी जहाँ पर बेको है। ये सुनकर वो होता है कि क्या आप रेस्ट नहीं करेंगी बल्कि पोटैटो लैब जाएंगी। ये चीज पार्क को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है। और यहाँ पोटैटो लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को पता लग जाता है कि चेयर वुमेन आने वाली है। जैसे उन्हें इस बात का पता लगता है, फौरन से वो पोटैटो लैब की सफाई वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि चीफ तो ये भी कह रहे होते हैं कि ज्यादा फाइल्स उठा लो, इससे पता लगेगा कि तुम लोग ज्यादा काम कर रहे हो। अब ये लोग चेयर वुमेन के वेट के लिए बाहर खड़े हो जाते। चेयर वुमेन जैसी आती है तो सबसे पहले बेको को देखकर खुश होते हैं और जो बेको के साथ चीफ मैनेजर खड़े होते हैं वो भी अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं कि मैं कौन हूँ। चेयर वुमेन उनसे भी हैंडशेक करती है और पोटैटो लैब को देखते हुए कहने लगती है कि ये तो उससे भी छोटी है जितना मैंने सोचा हुआ था। और मिंगयोंग जिसे बोला गया था कि अब तुम्हें ग्लासेस लगाने की जरूरत है, ऐसे सामने मत आना, वो तो उनके सामने भी नहीं जाती बल्कि छुपकर ही उन लोगों को देख रही होती है। और 3 कोलिग्स और भी होते हैं जो छुपकर देख रहे होते हैं, पर चेयर वुमेन उन्हें देखते हुए देख लेते तो वो फौरन से छुप जाते हैं। मिंगयोंग भी छुप जाती है, पर चेयर वुमेन ने इन तीनों को देख लिया तो कहने लगती है कि तीनों जो छुपे हो तुम लोग भी आ जाओ, चेयर वुमेन से मिलने का रोज रोज मौका नहीं मिलता। अब इन तीनों को चेयर वुमेन की बात की वजह से जाना पड़ता है, पर मिंगयोंग अभी भी हो रही होती है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, पर उसे भी आवाज दी जाती है कि तुम क्यों यहाँ पर हो, तुम भी आओ। अब ये तीनों तो जाकर पहले चेयर वुमेन से मिल लेते हैं, पर मिंगयोंग जब आती है तो अपने मुंह के आगे बाल कर लेती है और फुल भूतों की तरह आ रही होती है, जिसे देखकर तो चेयर वुमेन भी डरी होती है कि इसे क्या हुआ है। वो चेयर वुमेन को आकर हेलो करती से पहले हवा चलती और बाल इसके मुंह से हट जाते हैं। चेयर वुमेन पता नहीं कैसे हंसी को कंट्रोल करती और ये भी बताती है कि मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। पर चेयर वुमेन ज्यादा कुछ नहीं कहती बल्कि फार्म वाला एरिया देखने के लिए आ जाती है। वहाँ पर अलग अलग किस्म के आलू लगे होते हैं जिनको देखकर वो उनके बारे में पूछ रही होती है। मिंगयोंग अपना जा रही होती और पार्क बार बार उसकी तरफ ही
देखी जा रहा होता है। अब सीएस वाले एरिया में भी जय मोमेन पहुंच जाती हैं और जैसे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं वैसे ही मिंगयोंग और पाक की टक्कर होने लगती है। वो तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है पर पाक खुद ही उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। ये बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। अब ये पानी पीने के लिए आती है, वहाँ पर भी पाक उसके पीछे पहुंच जाता है। अब ये पाक से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी। पाक उससे बल्कि उल्टा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन और पास्ट के बारे में किसी को पता ना लगे। वो पागल लड़की, तुम खुद ही तो उसके पीछे पीछे आ रहे हो और फिर कह रहे हो कि हमारे रिलेशन का किसी को पता ना लगे। और फिर उससे आईब्रोज का पूछता है कि ये तुमने क्या करवा लिया है। तो वो कहती है कि तुम्हें इससे मतलब, और ठीक है किसी का कुछ पता नहीं लगेगा और मुझे भी पास से कुछ मतलब नहीं रखना। तो वो कहते हैं कि सब जगहों को छोड़कर तुम यहीं पर काम क्यों कर रही हो। अब इस तरह की बातें इसका दिमाग खराब कर रही होती है और ये जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो कहता है कि तुम अभी भी वही शैम्पू यूज करते हो। ये सुनकर तो इसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता और इसको पकड़कर अच्छा खासा मारने लग जाती है कि तुम कौन होते हो मेरे शैम्पू का पता रखने वाले, कि मैं कौन सा यूज करती हूँ कौन सा नहीं यूज करती। ये कहते हुए बहुत सही वाला मार रही होती है। बेचारे की तो हालत खराब हो जाती है। वैसे ही बेकू आ जाता है तो ये फौरन से हो जाती है कि ओ आप गिर गए, ताकि बेकू को पता न लगे कि इसने ही उसको मारा है। और पाक थोड़ी ना बताने वाला, तो वो कहता है कि सॉरी मैं गिर गया था, चलता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब बेकू तो कुछ बनाने के लिए यहाँ पर आया था और ये भी उसके साथ ही वहीं पर खड़े होकर पानी पीने लगती है। अब बेकू जो चेयर मोमेंट के पास बैठा होता तो चेयर मोमेंट उससे यही कह रही होती है कि तुमने अब इस लैब को लेकर क्या सोचा हुआ है। पाक तो कहते हैं कि इस लैब को बंद करवा देना चाहिए, इस तरह की कोई बात कर रहा होता है और बेकू पर भी प्रेशर किया जा रहा होता है। तो बेकू कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ होना चाहिए, जब ऐसा कुछ करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। पर कहा जाता है कि ये लैब ज्यादा नुकसान करवा रही है, जितने पैसे इस लैब पर लग रहे हैं उतना फायदा नहीं हो रहा। पर बेकू ने अभी उन लोगों से टाइम मांगा था और मिंगयोंग जो अपना रेस्ट कर रही होती है तो उसे बेकू की कॉल आती है। बेकू की कॉल से वो उसके ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ पर मिंगयोंग को अभी भी ये लग रहा होता है कि वो डेट को लेकर कोई बात करेगा, पर वो तो इस तरह की कोई बात नहीं करता बल्कि बहुत ही ज्यादा सीरियस फेस के साथ कहता है कि तुम फायर हो। ये सुनते ही वो बेयकीनी से उसकी तरफ ही देखी जा रही होती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।